अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पायरेंट हैं और CSS, PMS, जुडिशरी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश ऐसे का एक मेन किरदार होता है और हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि अगर 50 यानी 50 परिंदे बैठे हैं ना, उनमें से 49 यानी 49 काले रंग के और उनमें 50 परिंदों में एक परिंदा सफ़ेद रंग का है। ठीक है, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि एक एक करके हमें ये बताया जाता है कि आपने इस काले को भी नहीं पकड़ना, आपने इस काले परिंदे इसको भी नहीं पकड़ना, आपने इस काले को भी नहीं पकड़ना। अल्टीमेटली हमें एट द एंड ये बताया जाता है कि आपने बेटा इस सफ़ेद कौवे को पकड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा कि आपने सफ़ेद कौवे को या सफ़ेद परिंदे को पकड़ना है। वो सफ़ेद परिंदा क्या है? वो सफ़ेद परिंदा इंग्लिश ऐसे लिखने के बुनियादी रूल्स और कवानीन हैं। जो स्टूडेंट मास्टर करते हैं या बैचलर करते हैं वो इतने नाअहल और इतने नालायक नहीं होते कि उनको इंग्लिश ग्रामर ना आती हो या इंग्लिश लिखना ना आती हो। इंग्लिश लिख लेते हैं, सारे लिख लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी आती है। उनको मसला होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का कि FPSC उनसे डिमांड क्या करती है, ऐसे लिखने का तरीकाकार क्या है। तो इस तरीकाकार को सीखने के लिए स्टूडेंट्स अकेडमीज जाते हैं, मुख्तलिफ ट्यूटर्स के पास जाते हैं। आप जाएं, मैं आपको कुछ भी ये नहीं कहता कि आप ना जाएं, आप जा सकते हैं तो जाएं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सारे लोग इस्तात नहीं रखते, कुछ लोग गरीब होते हैं। मैंने स्पेशली जो अपने गरीब दोस्त हैं, गरीब जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ करना चाहते हैं और जिनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो थिकली पॉपुलेटेड की सिटी में जाकर रहायश रखें, अच्छे टीचर को ज्वाइन करें या किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करें। ये लेक्चर मेरा उन बच्चों के नाम है जो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते या अच्छा टीचर ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरा लेक्चर उन बच्चों के नाम। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हाउ टू राइट एन इंग्लिश ऐसे इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई होप, देखें स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका सब्र और हौसला चाहिए होगा मुझे। अगर आप पजल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे इस लेक्चर के दौरान, तो फिर मेरी मेहनत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आप मेरे इस लेक्चर के साथ लिंक्ड रहें, इसके साथ टच रहें, इसको आखिर तक सुनें और अपनी पेंसिल कापी अपने हाथ में रखें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ये एक नया चैनल है और आप जैसे लोगों के लिए मैं ये खिदमत जो है ना ये सरंजाम दे रहा हूँ और इस तरह की इंशाल्लाह यूज़फुल वीडियोस नेक्स्ट टाइम भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका शुक्रिया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें ना, हाउ टू राइट एन इंग्लिश ऐसे इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सारी एक तो उम्मीद है मेरे लेक्चर की, ये सुनना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैं सारा लेक्चर इंशाल्लाह कवर करूँगा, इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट टाइम करूँगा। आपने पजल नहीं होना, परेशान नहीं होना। आई होप दैट यू आर ऑल फाइन एंड एंजॉयिंग द लाइफ वेरी वेल। English essay is a cornerstone in the way of competitive exam. If you are able to cope with this challenge, you might be a future star of civil services in Pakistan. So without wasting your precious time, let me start a valuable lecture regarding most complex and confusing paper of English essay. Note and remember, this lecture, only one lecture, would break different complexities of this paper into simple and short pieces which you could collect and save in your memory forever. Dear students, काइंड्स ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे जो आते हैं CSS पेपर में या दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम में, इंग्लिश ऐसे मुख्तलिफ काइंड्स के होते हैं। एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे और नरेटिव ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोजिटरी ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें काज एंड इफेक्ट रिलेशन पाया जाए। बात की समझ आ गई? मसलन एनर्जी क्राइसिस, कॉज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। टॉपिक क्या है जी? एनर्जी क्राइसिस, कॉज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ये क्या है? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। काजेस क्या है और फिर उसके असरात क्या है, यानी एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको ये चीज नजर आए, यानी काजेस और इफेक्ट रिलेशन आपको नजर आए, तो वो ऐसे एक्सपोजिटरी ऐसे होगा, नंबर 1। नंबर 2,
एक ऐसा ऐसे जिसमें कंपैरिजन पाया जाए। मसलन ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। क्या है जी? ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। यानी इसमें क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन का इसमें कंपेयर करने का एक एलिमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। इसमें क्या है? ये कंपैरिजन मॉडल है। इसमें कंपेयर करना है हमने कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट की है सॉल्यूशन की निस्बत। हमने कंपेयर करना है इसको, दोनों सिचुएशंस को हमने कंपेयर करना और आखिर पर ये साबित करना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने प्रॉब्लम ज्यादा पैदा की और सॉल्यूशन कम पैदा की। तो ये भी क्या हो गया? एक ऐसा ऐसे जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो, पहली चीज। दूसरी चीज उसमें कंपैरिजन हो। ठीक, ये मैं आपको अभी तक एक्सपोजिटरी की बात कर रहा हूं। पहली चीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, मिसाल दी आपको एनर्जी क्राइसिस, कॉज एंड इट्स इंप्लीकेशंस। दूसरी चीज है एक्सपोजिटरी ऐसे में कि कंपैरिजन हो। मैंने आपको मिसाल दिया है ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। तीसरी चीज इसमें कि उसमें क्या हो? उसमें कंट्रास्ट हो। कंपैरिजन अलग चीज है और कंट्रास्ट क्या है? ये अलग चीज है। कंट्रास्ट की एग्जांपल क्या हो सकती है कि अ ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ अ रियलिटी। बात की समझ आ गई? अ मिथ अ रियलिटी। आपने इसको क्या करना है? ये कंट्रास्ट है। आपने ये साबित करना है कि मिथ है या रियलिटी है। बात की समझ आ गई? अगर इस तरह ये जो तीसरा मैंने आपको टॉपिक बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ अ रियलिटी, ये है कंट्रास्ट। अगर ये कहा जाए कि अ ग्लोबल वार्मिंग इज अ मोर मिथ देन रियलिटी, तो फिर ये क्या हो गया? तो फिर ये होगा कंपैरिजन। आर और देन के सिर्फ इसमें बीच में लाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया। बात की समझ आ गई? यानी मुख्तसरन एक्सपोजिटरी ऐसे में काज एंड इफेक्ट मॉडल आ जाए, कंपैरिजन आ जाए, या उसमें कंट्रास्ट का एलिमेंट आ जाए, तो वो होगा एक्सपोजिटरी ऐसे। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक इशू बेस्ड टॉपिक होता है। इस टॉपिक में काज एंड इफेक्ट मॉडल तो नहीं होता और ना ही इसमें कंट्रास्ट और कंपैरिजन की कोई बात होती है, बल्कि इशू पर मबनी एक टॉपिक होता है डिस्क्रिप्टिव नेचर का। बात की समझ आ गई? तो सिर्फ इसमें एक सिंपल इशू होता है, इसमें कोई काज, इसमें कोई इफेक्ट, इसमें कोई कंपैरिजन, कोई कंट्रास्ट नहीं होता। और जो शार्ट ऐसे होता है जुडिशरी के इम्तिहान में, सिविल जज के इम्तिहान में एक शार्ट ऐसे आता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इशू पर आता है। उसमें कोई काज इफेक्ट, कोई रिलेशन, कोई कंपैरिजन, कोई कंट्रास्ट उसमें नहीं होता। यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में सिर्फ एक इशू होता है, कोई इसमें काज इफेक्ट मॉडल वगैरह नहीं होता। मसलन कि न्यू वार्स लाई इन इकोनॉमिक फ्रंट्स। बात की समझ आ गई? ये एक इशू पर मबनी टॉपिक है, ना तो इसमें कोई काज और इफेक्ट है और ना ही इसमें कोई कंपैरिजन और कंट्रास्ट है। बात की समझ आ गई आपको? यानी न्यू वार्स लाई इन इकोनॉमिक फ्रंट्स, तो ये क्या है? एक सिंपल इशू है। मतलब आ जाता है जी डिस्कस अपॉन द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज अ चैलेंज। मतलब किसी भी अंदाज से पूछ सकता है एग्जामिनर, लेकिन इसमें कोई आप काज इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, इसमें आपको कंपैरिजन और कंट्रास्ट नजर नहीं आएगा। तो एक्सपोजिटरी ऐसे भी बेसिकली इशू बेस्ड ऐसे होता है, लेकिन उसमें काज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन और कंट्रास्ट मॉडल पाया जाता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी एक इशू टाइप ऐसे है, इसमें एक इशू डिस्कस करना होता है, लेकिन इसमें कंपैरिजन, कंट्रास्ट और इसमें काज एंड इफेक्ट मॉडल नहीं होता। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे असल में एक आप कह लें कि एक लिटरेरी टाइप का ऐसे है, और ये अंतहाई एक आप कह लें कि इसमें आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें आपने एक थीसिस बनाना होता है, फिर आप एक एंटी थीसिस बनाते हैं अपनी तरफ से,
यानी आपने जो थीसिस बनाना है उसको भी आपने अपनी लॉजिक से साबित करना है, आपने जो उसमें एंटी थीसिस बनाना है वो आपने अपनी लॉजिक से उसको साबित करना, और फिर आखिर पर आपने इसका एक नतीजा कंक्लूजन देना होता है कि आपका थीसिस ठीक है या एंटी थीसिस ठीक है। यानी आपने अपने थीसिस को एंटी थीसिस के जरिए रद्द करना होता है, यानी उसको आपने आप कह लें कि उसको रिबट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक लिटरेरी टाइप का ऐसे होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक रिस्क है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना एक रिस्क है, और आपको मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखें। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे को छोड़ें, यानी आपने फोकस करना है एक्सपोजिटरी ऐसे या डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर आपने फोकस करना है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे एक रिस्क है, इसमें आप हो सकता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जामिनर को पसंद ना आए, वो जेल में कुछ और बना के बैठा हो भाई। तो जो एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे आप लिखते हैं तो ज़्यादातर जो आपके पेपर चेक होते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के बंदे चेक करते हैं। अगर आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो आपको जो मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं वो सिर्फ आर्गुमेंटेटिव ऐसे में मिल सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लिखना, फिर जो जिस बंदे के पास आपका पेपर है उसके एन मिजाज के मुताबिक लिखना, ये तो एक आप कह लें पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि आप उसकी जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं शायद उसको आप पूरा ना कर सकें। तो क्यों अपने आप को आप एक रिस्क पर लगाते हो? यानी एक्सपोजिटरी ऐसे या डिस्क्रिप्टिव बेस ऐसे ये ऐसे लिखना आप पसंद करें, इसी की तैयारी करें। इशू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे मोस्टली, तो अगर आप आर्गुमेंटेटिव पर लिखेंगे, नैरेटिव तो वैसे आते ही नहीं है, तो ये 3 किस्म के ऐसे मेन आते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे, जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम हैं तमाम। तो ये हैं बेसिकली किस्में, और इनको आपने ऑब्जर्व कैसे करना है तो मैंने आपको उसका एक खुलिया भी बता दिया है। तो आज चलते हैं इसके बाद। हाँ, इसके अलावा कुछ टीचर जो है ना, बेसिकली जो ऐसे लिखने का एक तरीकाकार है ना, वो सब ऐसे का सेम है। ऐसे की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, थीसिस स्टेटमेंट लिखना होती है, आपने आउटलाइन बनाना होती है, आपने कंक्लूजन लिखना होता है, आपने कितनी उनकी लेंथ रखनी है, यानी ये रूल्स तमाम ऐसे के लिए सेम है। किसी भी ऐसे के लिए कोई अलग रूल नहीं है। हमारा जो आज का टॉपिक है, बेसिकली आज का लेक्चर ही ऐसे के रूल्स और कवानीन पर है, ताकि आप लायक तो हैं, आपने मास्टर किया या बैचलर किया, आपके पास नॉलेज तो है, आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आपको जस्ट एक रोड चाहिए कि ये डियर स्टूडेंट्स, ये रोड जाता है आपकी उस मंजिल की तरफ। तो अगर जब आपको रूल्स एंड कवानीन हम रोड के बता देंगे तो आप खुद ड्राइव तो कर सकते हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, चल सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ऐसे लिखना कैसे है, आउटलाइन कैसे बनानी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, थीसिस स्टेटमेंट बनानी कैसे है, होती क्या है, ये सारे क्या है, ये सारी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इस लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दन में कंक्लूजन तक, और फिर आखिर पर आपको एक स्पेसिमन दिखाऊंगा कि इंग्लिश ऐसे इस तरह लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बैरियर जो हैं, बैरियर्स नीडेड टू बी रिमूव्ड, ये होते हैं कुछ रुकावटें आपके रास्ते में। आर यू गुड इन इंग्लिश ग्रामर? सबसे पहले आपकी क्या इंग्लिश ग्रामर ठीक है? अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं तो उसको ठीक कर लीजिए। दूसरी चीज, आर यू एबल टू एक्सप्लेन योर आइडियाज इन टू राइटिंग? क्या आप अपने आइडियाज को राइटिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं? यानी आपके दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, आइडिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है, क्या आप उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं? अगर आप अपने आइडिया को लिख सकते हैं, हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत खूबसूरत आइडियाज़ हों, लेकिन आपके अंदर लिखने की सकत ना हो, आपका जो पेंसिल है आपके हाथ से, आपका हाथ ना चले और उसको आप वर्ड्स में या अल्फाज में शक्ल ना दे सकें, ये भी एक कमज़ोरी है, बैरियर है। इसको भी हटाना होगा, इसकी प्रैक्टिस करना होगी, इंग्लिश ग्रामर पहले सेट करना होगी, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता वोकैब बढ़ाना होगी, और साथ साथ आपको लिखने की, बोलने की, सुनने की प्रैक्टिस करना होगी इंग्लिश की। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप बिल्डअप हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आइदर यू कुड राइट एन इंग्लिश पैराग्राफ और नॉट। हाँ, एक दो सेंटेंसेस या एक दो आइडियाज लिखने के बाद बात आती है पैराग्राफ तक। क्या आप पैराग्राफ लिख सकते हैं? अगर आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते तो पहले आप इंग्लिश ग्रामर ठीक कीजिए, फिर अपनी वोकैब बेहतर कीजिए, फिर एक दो सेंटेंस से शुरू कीजिए, फिर ऑनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता 3-4 सेंटेंस लिखिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैराग्राफ लिखना शुरू कर दीजिए। तो पैराग्राफ लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो पैराग्राफ बेसिकली क्या है? पैराग्राफ एक आप कह लें कि मिनी ऐसे है।
मैं ये समझता हूँ ये जो पैराग्राफ है, अगर इसका स्ट्रक्चर आपको लिखना आ गया तो यकीनन आपके लिए कोई मसला नहीं है इंग्लिश ऐसे लिखना। पैराग्राफ बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक मिनी ऐसे होता है। पैराग्राफ राइटिंग इज की टू ओपन द लॉक ऑफ इंग्लिश ऐसे। खैर मिनी ऐसे तो आप इस पैराग्राफ को नहीं कह सकते, लेकिन पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे की मानद होता है। वो ऐसे की मानद क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सीखिए, उसके बाद आप ऐसे लिखना आप अहल हो जाएंगे। अगर आपको पैराग्राफ लिखना ही नहीं आता तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका ऐसे जो है वो कंप्राइजिंग कंसिस्टिंग ऑफ पैराग्राफ्स। अगर आपका पैराग्राफ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो यकीनन आपका ऐसे कभी भी ठीक नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ग्रामर, सेकंड थिंग प्रैक्टिस लिखने की, बोलने की, थर्ड चीज पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस। तो पैराग्राफ लिखने का कायदा क्या है इंग्लिश में? पैराग्राफ लिखने का कायदा ये है, क्या स्टैंडर्ड पैराग्राफ हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। एक जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ है इंग्लिश में उसका ये स्ट्रक्चर होता है। टॉपिक सेंटेंस होता है उसका, सबसे ऊपर पहला सेंटेंस उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, दूसरे सेंटेंस को एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस होता है, एक्सप्लेनेशन होता है तीसरे में, चौथे में एग्जाम्पलिफिकेशन यानी आपने कोई एग्जाम्पल कोट करना होती है, और पांचवें सेंटेंस में आपने उसको कंक्लूड करना होता है यानी कंक्लूजन देना होता है। तो आप इस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ ऑन चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी आपका जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, वो टॉपिक सेंटेंस है। इसने डायरेक्टली टॉपिक को हिट किया है। टॉपिक क्या है? चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस इसका कैसे बनेगा? पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसने डायरेक्टली आपके टॉपिक को हिट किया। तो एक ऐसा सेंटेंस जो डायरेक्टली आपके टॉपिक को हिट करे या आपके जो टॉपिक है उसको एक सेंटेंस में उसको समो दे, वो होता है टॉपिक सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। आपने अपने टॉपिक सेंटेंस को मजीद आपने उसको एक्सटेंड करना है, उसको आपने आगे बढ़ाना है। आगे आपने उसको कैसे बढ़ाया जी कि दीज चैलेंजेस आर इम्पीडिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान while Pakistan is facing many issue, climate change is severest of them। पाकिस्तान जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज का सामना कर रहा है, क्लाइमेट चेंज उन तमाम इशू में से सबसे ज्यादा एक संगीन इशू है, संगीन मसला है। ये मैंने क्या किया है, मैंने बात को आगे एक्सटेंड किया है। तो आपकी जो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो आपकी कन्वर्सेशन होती है, आपकी जो गुफ्तगू होती है, उसमें भी यही रूल्स लागू होते हैं। मसलन आप किसी का पूछें कि आप पूछें जी असलम आजकल कहाँ होता है, यह है आपका क्वेश्चन। तो फिर आप पूछेंगे कि बड़ा दिन हो गया मैंने उसको देखा नहीं, बड़े दिन हो गए मैं उससे मिला नहीं। ये दूसरा जो आपने कहा कि बड़े दिन हो गए मैं उससे मिला नहीं या बड़े दिन हो गए मैंने उसको देखा ही नहीं, ये क्या है? ये एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक है। बात की समझ आ गई? यानी पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा हर पैराग्राफ का। हर पैराग्राफ का सेंटेंस जो है पहला टॉपिक सेंटेंस होगा, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो होगे वो होगे एक्सटेंशन। उस टॉपिक को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना, उसको खींचना है, उसकी थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है माइनर सी। तो तीसरा में मजीद जो है ना, तीसरे में आपने उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देनी है। वो एक मजीद एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे कि इन एडिशन टू इंक्रीज हीट, ड्राउट्स एंड एक्सट्रीम वेदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, the melting of the glaciers in the Himalayas has impacted and still impacting some of the rivers in Pakistan। यानी हीट आप कह सकते हैं, खुश्कसाली कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वेदर या मौसम कह सकते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इफेक्ट किया है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को इफेक्ट किया है और स्टिल कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये आपने मौजूदा जो सैलाब आए हैं ये सारे क्लाइमेट चेंज ही का एक इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघले और आउट ऑफ कंट्रोल हुआ सारा वाटर मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो मुख्तलिफ एरियाज में सैलाब आ गए। तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? क्लाइमेट चेंज ही तो है जिसने इतनी तबाही बचा दी। तो यानी तीसरा सेंटेंस आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। पहला सेंटेंस तो डायरेक्ट आप टॉपिक को हिट किया, दूसरे सेंटेंस में उसको मजीद थोड़ा सा उसको आपने खींचा, तीसरे में आपने उसकी सारी थोड़ी मतलब उसको एलोबरेट कर दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी 3-4 सेंटेंसेज में। उसके बाद आपने एक एग्जाम्पलिफिकेशन कोट करना होती है।
एग्जाम्पलीफिकेशन का मतलब होता है आपने एक एग्जाम्पल देनी होती है, फैक्ट्स एंड फिगर देने होते हैं, या आपने फैक्ट्स एंड फिगर के अलावा कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यानी आपने एग्जाम्पल कोट करनी है। मसलन एट द एंड ऑफ द अगस्त एंड टिल मिड सितंबर 2022 फ्लड इन साउथ पंजाब इन वेरियस एरियाज ऑफ केपीके एंड आल्सो इन सिंध प्रोविंसेस इमीडिएट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? ये एग्जाम्पलीफिकेशन है। Another effect of climate change is severe heat wave which was recorded 51 सेंटीग्रेड in recent year। यानी कि उसकी एक क्लाइमेट चेंज की जो एक और आप कह लें इम्पैक्ट है, वो क्या है? वो हीट वेव है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है कि वो 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुई है 2022 में केपीके, सिंध और मुख्तलिफ जनूबी पंजाब में सैलाब आए हैं। ये क्या है? ये एग्जाम्पलीफिकेशन है। तो उसके बाद आपने कंक्लूड करना है टॉपिक को। कंक्लूड करने का मकसद क्या होता है? आपने जस्ट वाइंड अप द टॉपिक, उसको आपने जस्ट खत्म करना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स यूं करते हैं कि पैराग्राफ के आखिर पर टॉपिक को वाइंड अप करने की बजाय उसका सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट देन कंक्लूजन। कंक्लूजन एक अलग चीज है और सोल्यूशन किसी भी टॉपिक का वो एक अलग चीज है। आपने कोई सोल्यूशन नहीं देने, आपने जस्ट टॉपिक को वाइंड अप करना है, आपने बात को खत्म करना है। ठीक है? तो आपने कैसे खत्म करना जी? देयरफॉर, इसलिए गवर्नमेंट एंड कंसर्न स्टेट इंस्टीट्यूशन मस्ट टेक अफर्मेटिव स्टेप्स टू नॉक आउट ऑनगोइंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज सो दैट द कंट्री मे मूव ऑन। आपने कोई इसमें सोल्यूशन नहीं दिया, आपने इसमें कोई एक जनरल बात कर दी कि गवर्नमेंट को यार कुछ करना चाहिए, इतने सैलाब आ रहे हैं, इतनी मौसम में चेंजिंग आ रही है, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो कंट्री है वो अच्छी तरीके से मूव कर सके। आपने जस्ट वाइंड अप किया है, आपने इसमें कोई सोल्यूशन नहीं दिए। डियर स्टूडेंट्स, ये होता है एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ। इंग्लिश ऐसे में जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात ज़हन नशीं रखें कि आपका जो इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है इंग्लिश ऐसे में, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और आपके कंक्लूजन का पैराग्राफ, यानी ये दो पैराग्राफ ऐसे पैराग्राफ हैं जिनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। यानी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है बॉडी पैराग्राफ से, और कंक्लूजन के स्ट्रक्चर जो है वो भी बॉडी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर से यकसर मुख्तलिफ है। तो वो भी आगे डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन ऐसे, ऐसे में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली। पैराग्राफ जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताया ये बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, आपने ये बात ज़हन में रखनी है। इंग्लिश ऐसे की जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं ये उनका स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इससे मुख्तलिफ है, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो मैं डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में। एलिमेंट्स ऑफ एन ऐसे, आउटलाइन। इंट्रोडक्शन, आउटलाइन के बाद मतलब आउटलाइन आपने लिखना होती है पहले। आउटलाइन आप इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। बात की समझ आ गई? यानी ये क्या हैं? ये मेन एलिमेंट्स हैं ऐसे के। एक और बात ज़हन नशीं रख लें डियर स्टूडेंट्स कि आपके जो अल्फाज काउंट होते हैं, मसलन 2500 से 3000 वर्ड्स आपने ऐसे लिखना होता है सीएसएस में। तो ये मैं आपको सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लेक्चर दे रहा हूँ। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई तो फिर आप शार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पीएमएस में लिख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता पीएमएस का जो ऐसे है उसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन यही होता है तरीकाकार, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। लेकिन थोड़ा बहुत उसकी स्पेशल आप कह सकते हैं कि उसका एक डायग्राम है, तो टोटली तो ये नहीं है, लेकिन मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा लेक्चर आपको बता रहा हूँ। आउटलाइन आप लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, ये होते हैं बेसिक एलिमेंट्स किसी भी इंग्लिश ऐसे के। आउटलाइन बेसिकली क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आउटलाइन जो है ये आप कह सकते हैं कि आपका कंटेंट क्या है बेसिकली। आउटलाइन आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ योर आइडियाज। आउटलाइन शो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक। आउटलाइन हैव सेम फंक्शन लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक। डियर स्टूडेंट्स, जब आप आउटलाइन लिखते हैं पहले में, ऐसे स्टार्ट करने से पहले आप आउटलाइन लिखते हैं सीएसएस में, जो एक अच्छा एग्जामिनर होता है, जो लायक आदमी होता है, आपकी आउटलाइन से अंदाज़ा कर लेता है कि आपने किन किन सफेयर्स पे, किन किन ग्राउंड्स पे आपने डिस्कशन करनी है।
अगर ग्राउंड उसको आपके कुछ इफेक्टिव नजर आए तो आपको वैसे चेक करता है, अगर ना है तो फिर एक 30 सेकंड में बल्कि 25 सेकंड में आपका ऐसे वो चेक करके सेट पर फेंकता है। आउटलाइन अंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। अगर आपने आउटलाइन अच्छी लिख ली तो यकीनन आप ऐसे भी बहुत अच्छा लिख लेंगे। ये आपके पास ये गाइडिंग टूल्स हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके सफेयर्स हैं, आपको ग्राउंड देती हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन लिखने का तरीकाकार तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये तरीकाकार आपको पता लग जाने के बाद कि ये तरीकाकार है तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ऐसे कभी भी आपका पास नहीं हो सकता। ऐसे की प्रैक्टिस आपको पास करवा सकती है। तो टीचर जो होता है आपको सिर्फ रूल्स बता सकता है, ऐसे की प्रैक्टिस तो आपने खुद करना होती है। मटेरियल कहाँ से सर्च करना है वो सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, लेकिन मटेरियल तैयार तो खुद आपने करना है ना, मैंने तो आपको नहीं तैयार करवाना। तो इसलिए आउटलाइन बेसिकली आपका एक कह लें कि एक कंटेंट, जिस तरह कंटेंट्स ऑफ होती है ना बुक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है हर बुक से पहले, इसी तरह आपका ऐसे का जो बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो आपकी आउटलाइन होती है। वो बताती हैं कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट भी लिखी है, आपने ओवरव्यू दिया है टॉपिक का, उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ में जो जो भी लिखा है वो आपकी आउटलाइन में मेंशन होता है एक एक फ्रेज की शक्ल में। तो उसके बाद आप कंक्लूजन होता है आपका। तो यानी आउटलाइन आपके पूरे ऐसे का एक आप कह लें कि एक इमेज होता है, आपके ऐसे का इमेज होता है। अगर वो आउटलाइन अच्छी है तो आपके ऐसे का इमेज पॉजिटिव है, अगर आउटलाइन आपकी अच्छी नहीं है तो आपके ऐसे का इमेज नेगेटिव है। तो आउटलाइन तो जनरल एक बॉडी होगी सारी। तो आउटलाइन आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आउटलाइन आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डियर स्टूडेंट्स, आउटलाइन में इंट्रोडक्शन आ जाता है, थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है, बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं, आपका कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, तो आउटलाइन लिखने से पहले आपने आउटलाइन यानी आपने स्टार्ट करनी है किस चीज, आपने आउटलाइन की हेडिंग देनी है ऊपर, यानी कि आपने ऐसे स्टार्ट करना है ना, आप लिखेंगे इंग्लिश एसे, आपने ये मार्कर के साथ ऊपर लिख दिया, आप नीचे लिखेंगे आउटलाइन मार्कर के साथ। आउटलाइन लिखने के बाद आप उस आउटलाइन के आगे 2 नुक्ते डालेंगे, उसके नीचे आप स्टार्ट कर देंगे, आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हेडिंग थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन के नीचे आप बिल्कुल नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है आपने। इंट्रोडक्शन के नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, दूसरी हेडिंग आपकी ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक होगी, वो भी बोल्ड होगी। तीसरी बॉडी पैराग्राफ की, जिस तरह मतलब जो भी टॉपिक होगा उसकी अकॉर्डिंगली आपने हेडिंग्स देते जाएं, और इस तरह आपने उसकी सब हेडिंग भी लिखनी है, हेडिंग मेन हेडिंग भी देनी है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। यानी कि मैं आपको असल में बताना चाह रहा हूं कि आउटलाइन आपने ऊपर सिर्फ लिखना है, आउटलाइन वो लिख दी गई, आउटलाइन का लफ्ज आपने लिख दिया आउटलाइन। उसके नीचे आपने स्टार्ट करना है। आउटलाइन हमेशा स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है आउटलाइन में। इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद इंटेंसिव ग्रामर। Introduction is basically a summary of an essay. All of your outline is mentioned in introduction in a perfect and precise manner. You can say your introduction of an essay, mini essay. Your introduction tells the examiners about the spheres of your discussion. Another important thing which is mentioned in the introduction is thesis statement. आउटलाइन आपने स्टार्ट करनी है लिखनी इंट्रोडक्शन से। तो जब आप ऐसे लिखने जाएंगे ना, ऐसे लिखने, तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है बेसिकली कि स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अटेंशन ग्रैबर। अटेंशन ग्रैबर क्या होता है? यानी एक ऐसा सेंटेंस, कोई कोटेशन हो सकती है, कोई हदीस हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो एग्जामिनर पढ़ने से पहले, यानी कि अब आप आउटलाइन में नहीं है, आप आउटलाइन लिख चुके। आउटलाइन लिखने के बाद अब आप ऐसे स्टार्ट कर चुके हैं। आप ये बात ज़हन नशीं रखें कि आप ऐसे स्टार्ट कर चुके हैं। जब आप आउटलाइन लिख लेते हैं उसके बाद आप एक लाइन भी आप उसमें बेस नहीं करते, आप नीचे से शुरू कर रखते हैं। और एक और बात ज़हन नशीं रखें कि आप जब आउटलाइन लिख चुके उसके बाद आपका ऐसे स्टार्ट हो चुका है और ड्यूरिंग ऐसे आपने कोई हेडिंग नहीं देनी, कोई हेडिंग आपने नहीं देनी। जब आप ऐसे शुरू कर देंगे, ये आपका ऐसे शुरू हो चुका है। आपने ऊपर आउटलाइन लिखी, आपने ऊपर आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, इंट्रोडक्शन के नीचे आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी, थीसिस स्टेटमेंट के नीचे आपने ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक की हेडिंग दी हुई थी, फिर दरमियान में बॉडी पैराग्राफ की हेडिंग दी थी आपने, उसके बाद आपने ऊपर कंक्लूजन की हेडिंग दी थी। ये हेडिंग जब आपने दे ली तो आपकी आउटलाइन मुकम्मल हो चुकी।
तो आपकी आउटलाइन कैसे मुकम्मल होती है, मैं आपको अभी एक नीचे चेक भी करवा देता हूँ ताकि आपको इशू न रहे। ये देखें, ये होता है बेसिकली इस तरह आपने 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 इस तरह एक स्पेसिमेन बनाना है। ये स्पेसिमेन आपके लिए, यानी आपने इसी तरह लिखना है। ये आपका टॉपिक है बेसिकली। आपने पेपर में ऐसे इस तरह स्टार्ट करना है। ये देखें, ऐसे आपने लिखना है जी, ऊपर इसी तरह लिखना है बिल्कुल। ये ऐसे का टॉपिक आ गया, आपने नीचे आउटलाइन लिखनी। आउटलाइन आपने स्टार्ट कर दिया, आपने इंट्रोडक्शन लिखा। आपने उस इंट्रोडक्शन के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है पूरी, 2-3 सेंटेंस की होती है थीसिस स्टेटमेंट। आपने आउटलाइन में इंट्रोडक्शन के नीचे थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी, आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। वो थीसिस स्टेटमेंट 2-3 फिक्रों की पर मुश्तमिल होती है। ये यहाँ पर मैंने तो हेडिंग दिया है ना थीसिस स्टेटमेंट की, लेकिन आपने हेडिंग नहीं देनी थीसिस स्टेटमेंट की, बल्कि यहाँ पर 2-3 सेंटेंस की थीसिस स्टेटमेंट होती है हर ऐसे की। वो थीसिस स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। कि थीसिस स्टेटमेंट ये होती है, आपने ऐसे बनाना होती है थीसिस स्टेटमेंट। तो आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन के नीचे। यहाँ पर आप मैंने तो हेडिंग दे दिया है थीसिस स्टेटमेंट, ताकि आपने लिखनी है। आपने यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी, बल्कि 2 या 3 जुमलों की या सेंटेंसेस की जो थीसिस स्टेटमेंट आपकी होगी, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। आउटलाइन में भी आपने लिखनी है। उसके बाद ये मेन हेडिंग आप जो देंगे वो आप नंबर से देंगे, इस तरह 1 2 3 4 5। जो सब हेडिंग होगी वो ABCD के हिसाब आप देंगे। इंट्रोडक्शन मेन हेडिंग है, इसके नीचे 2 या 3 जुमलों पर मुश्तमिल थीसिस स्टेटमेंट हम लिख देंगे। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक है। उसके बाद आपने ये तीसरा है, व्हाट इज वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसकी सब हेडिंग है जी, लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस, राइजिंग पॉपुलेशन, वाटर रेगुलेशन एटसेट्रा। इस तरह आपने मेन हेडिंग नंबर के साथ देनी है और सब हेडिंग आपने ABC के साथ देनी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये इस तरह आपने लिखना होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी ये है आपकी आउटलाइन। जब आपकी आउटलाइन मुकम्मल हो गई तो आपने डायरेक्टली आपने यहाँ से शुरू कर देना है। आपने डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर देना है। बस ये आपकी आउटलाइन खत्म हो गई तो आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन आपने शुरू करना है बेसिकली। मसलन वाटर क्राइसिस के ऊपर हमारा जो है ना कोई लेक्चर है, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये जिस टॉपिक पर भी आप लिख रहे हैं, तो आपने स्टार्ट करना है उसका इंट्रोडक्शन। मसलन कोई इशू है, कोई भी इशू है, ठीक है, तो आपने उसके रिलेटेड कोटेशंस याद करनी है। आपके पास नॉलेज होगा, यानी आपके पास कोई हदीस हो सकती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यानी आपने शुरू जो करना है ना, आपने हमेशा शुरू करना है जी, आपने अटेंशन ग्रैबर से शुरू करना है। अटेंशन ग्रैबर क्या होता है? अटेंशन ग्रैबर होता है बेसिकली अटेंशन ग्रैबर क्या होता है? जो अगले बंदे की मैं हो जाए, आपकी बात में आपको दिलचस्पी लेना शुरू कर दे आप कैसे में। आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू किया अटेंशन ग्रैबर से, 1-2 सेंटेंसेस का होता है अटेंशन ग्रैबर। आपने एक ऐसी बात करनी है कि वो आपका पूरा ऐसे पढ़ने पर मजबूर हो जाए। यानी आपकी ऐसी बात होनी चाहिए जो उसकी अटेंशन को ग्रैब करे, उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करे। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं जी? इससे अब चलते हैं वापस अपने इंट्रोडक्शन पर। बेसिकली इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है डियर स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन में क्या होता है? स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। आप ज़हन में रखें कि आप आउटलाइन ऐसे पेपर में आउटलाइन मुकम्मल करने के बाद आप अपना ऐसे शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अटेंशन ग्रैबर। अटेंशन ग्रैबर से स्टार्ट करें अपना ऐसे। उसके बाद इंट्रोडक्शन इज बेसिकली समरी ऑफ एन ऐसे। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने जो आउटलाइन लिखी है ना, उनका आपने एक क्रक्स जो है, क्रक्स आप कह लें, मेन हेडिंग का, सब हेडिंग का, आपने एक सेंटेंस में मेन जो हेडिंग है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। उन मेन हेडिंग्स को डिस्क्राइब करने के बाद आपने लिखना है फिर थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट आप इंट्रोडक्शन में आखिर पर लिखते हैं। आपने स्टार्ट लिया अटेंशन ग्रैबर से। उसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं आउटलाइन में ऊपर 1 2 3 4 5 मेन हेडिंग जो हैं, और उनमें कुछ सब हेडिंग्स, यानी उन हेडिंग्स का आपने एक सेंटेंस में एक मेन हेडिंग को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूं
कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किसी हदीस से, किसी कोटेशन से, किसी अच्छी चीज से शुरू किया, किसी अटेंशन ग्रैबर से आप शुरू कर चुके। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है, ये देखें, ये आपकी है मेन हेडिंग्स, कोरिलेशन बिटवीन वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है, अटेंशन ग्रैबर लिखने के बाद आपने लिखना है कि वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, दे आर कोरिलेटेड। और बेसिकली अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है कि सिचुएशन ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान इज एट स्टेक ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है कि वाटर क्राइसिस इज इम्पैक्टिंग द नेशनल यूनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये मेन हेडिंग जो 5 है, आपने इसको लिखना है कि वाटर क्राइसिस इम्पैक्टिंग नेशनल यूनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये तो आपकी जो मेन हेडिंग है, ये तो एक फ्रेज में है, आपने इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना। उसके बाद आपने लिखना है कि वे फॉरवर्ड टू इंक्रीज नेशनल यूनिटी डिस्पाइट वाटर। उसके बाद देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, आपने यूं लिखना है इस हेडिंग को, आपने वहां पर वे फॉरवर्ड नहीं लिखना, आपने सेक्शन जो मेन हेडिंग है 6, इसको आपने यूं लिखना है कि देयर आर मेनी सॉल्यूशंस which are supportive for national unity despite the water scarcity. There are many solutions to maintain the national unity. There are many solutions, there are many आप कह लें कि steps which can strengthen the national unity despite the water scarcity. यानी आपने इस सेंटेंस को इस तरह मेंशन करना है अपने इंट्रोडक्शन में। आप ज़हन में रखें कि आउटलाइन मुकम्मल हो चुकी है, आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके। उसके बाद यानी कि आपने अपनी आउटलाइन का जो मेन हेडिंग्स हैं उनका एक आपने क्रक्स देना होता है इंट्रोडक्शन में। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली वो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। जो बेसिकली अब मैं आपको बता दूं कि आपके इंट्रोडक्शन में इसमें क्या मैथमेटिक्स है, यानी कि कितने अल्फाज को होना चाहिए सीएसएस में, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये देखें कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो 220 से 250 वर्ड्स का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये इरेगुलरिटी होगी, यानी 220 से 250 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। ये आपने लिख लिया, अटेंशन ग्रैबर से आपने शुरू किया, किसी हदीस से, किसी कोटेशन से, किसी ऐसी बात से जिसने एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब किया, ये लेकिन वो रिलेटेड होनी चाहिए। शर्त ये है कि वो रिलेटेड होनी चाहिए, ये ना हो कि ऐसे है क्लाइमेट चेंज पर आपने कोटेशन लिख दिया इस्लाम पर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी कोटेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेट करना चाहिए, आपके टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए। आपने अटेंशन ग्रैबर से इंट्रोडक्शन शुरू किया, उसके बाद आपने अपनी आउटलाइन जो हैं उनका एक मेन हेडिंग्स को सेंटेंसेस में उनका क्रक्स आपने बयान किया। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना होती है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, आप इंट्रोडक्शन का जो आपका पैराग्राफ होगा उसके आपने एंड पर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। बात की समझ आ गई। थीसिस स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, तो डियर स्टूडेंट्स, थीसिस स्टेटमेंट इट इज सिंपली अ स्टांस ऑन द टॉपिक। ये आपका टॉपिक पर स्टांस होता है। It should not be more than 2 sentences, 30 to 40 words, and it must be generalized. सबसे पहली चीज ये है कि ये जनरलाइज होनी चाहिए, यानी आप अगर उसमें फिक्स कर देंगे, मसलन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर ऐसे आया हुआ है, आपने थीसिस स्टेटमेंट में पर फिक्स कर दिया कि टैक्स प्रॉब्लम, टैक्स कलेक्शन, आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दीज आर द फैक्टर विच आर इम्पीडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। यानी आपने जब मेंशन कर दिया तो आपने गोया कि अपने आप को महदूद कर लिया। अब आप अपने ऐसे में एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन से बाहर नहीं जा सकते। बात की समझ आ गई। तो यानी आपने आपको आपने पाबंद नहीं करना, आपने एक जनरल बात करनी है, जनरल होनी चाहिए आपकी थीसिस स्टेटमेंट। ये आपका आपके टॉपिक पर आपका स्टांस होता है।
कि आप असल में इसमें कहना क्या चाहते हैं। आप बेसिकली कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, राइट हैंड वाला रास्ता अख्तियार करेंगे या लेफ्ट हैंड वाला रास्ता अख्तियार करेंगे। तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपका बेसिकली क्या होती है, आपका टॉपिक पर स्टांस होती है। थीसिस स्टेटमेंट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट इज द टॉपिक ऑफ एसे, why there is need to write an essay on this topic and how solution of the topic। यानी what, why और how पर मुश्तमिल होती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। यानी बेसिकली टॉपिक है क्या, ये टॉपिक, इस पर ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, इसको एड्रेस करने की जरूरत क्यों पेश आई, उसके बाद इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। थीसिस स्टेटमेंट बिफोर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन इन आउटलाइन नॉट मैंडेटरी। यानी आउटलाइन में जो आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं वो कोई मैंडेटरी नहीं होती। आफ्टर स्टार्टिंग ऐसे राइट थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। जब आप इंट्रोडक्शन पहला लिख लेंगे तो उसी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपने एट द एंड पर, उसी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की एंड पर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, या ये लाजिम है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका ऐसे फेल है, ये लाजिम है। देन राइट थीसिस स्टेटमेंट इन कंक्लूजन विद चेंज वर्ड्स, विद चेंजिंग वर्ड्स। यानी कि आप उसमें कंक्लूजन में भी आप लिखेंगे लेकिन वर्ड्स आपके वहां पर चेंज होंगे। अगर आप एग्जैक्ट वर्ड के साथ लिखेंगे तो ये भी क्या है, ये इरेगुलरिटी में आ जाती है। यानी आप उसको चेंज वर्ड्स के साथ उसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। बात की समझ आ गई। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। Observe the structure of different statement as follow। टॉपिक ऑफ ऐसे डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, ये है बेसिकली टॉपिक। इसकी थीसिस स्टेटमेंट आपने बनानी है। मैंने आपको क्या कहा कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होती है व्हाट इज द टॉपिक। आपने टॉपिक को समझना है, ये आपकी अपनी सरदर्दी है। टॉपिक में पूछता क्या है, मसलन डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, इसमें वो असल में ये कह रहा है कि पाकिस्तान में टूरिज्म भी है लेकिन वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। पाकिस्तान के टूरिज्म को डेवलप्ड होना चाहिए लेकिन वो क्या है, डेवलपिंग है। यानी असल में वो पूछना चाह रहा है कि वो कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जो पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने दे रहे टूरिज्म को पाकिस्तान में। यानी कि असल में तो ये क्या है, ये एक इशू है कि डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, मतलब कि टूरिज्म जो है वो डेवलप्ड नहीं है, स्टिल डेवलपिंग है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टूरिज्म को डेवलप्ड नहीं होने देते। और टूरिज्म जो है पाकिस्तान में, टूरिज्म की कोई अहमियत तो है कि उसने आपसे ऐसे लिखवाना मुनासिब समझा। टूरिज्म की क्या अहमियत है, टूरिज्म की अहमियत यह है कि टूरिज्म स्ट्रेंथन करेगा हमारी इकोनॉमी को, हमारी माली पोजीशन को, हमारी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो मोस्टली जिसका सारा पूरा मुल्क जो टूरिज्म पर चल रहा है, और पाकिस्तान में तो कुदरती वसाइल ऐसे इतने हैं कि पाकिस्तान टूरिज्म पर चल सकता है पूरा मुल्क। हमारा कर्ज भी उतारा जा सकता है, कर्जा सारा उतारा जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के दीगर जो हैं वो मामलात वो भी तय हो सकते हैं टूरिज्म से। तो डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, इस टॉपिक का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो टूरिज्म है वो अंतहाई सिग्निफिकेंट चीज है। दूसरा यह है कि वो क्या है, बेसिकली स्टिल जो है वो डेवलपिंग है, यानी अभी तक डेवलप्ड नहीं है। यानी पाकिस्तान में जो टूरिज्म है उस पर काम करने की जरूरत है। ये मैंने अखज़ किया है इस टॉपिक से कि पाकिस्तान में टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ करना होगा, यानी इम्प्रूव करना होगा हमें टूरिज्म को। यह है बेसिकली मेरा स्टांस इस टॉपिक पर, डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। यानी मैंने इस टॉपिक को इस तरह समझा जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैंने आपको बताया कि थीसिस स्टेटमेंट इज व्हाट, यानी कि आपको टॉपिक समझ क्या आया कि पाकिस्तान इज अ कंट्री गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिज्म बट नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज। इस पूरे पहले सेंटेंस में मैंने अपना एक सेंटेंस दिया है, अपना एक स्टांस दिया है कि टॉपिक है क्या। टॉपिक यह है कि पाकिस्तान में टूरिज्म बहुत अच्छा है लेकिन पाकिस्तान में टूरिज्म प्रॉपरली हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, हमारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज उसको यूटिलाइज नहीं कर रही। यही बनता है ना टॉपिक का मतलब, यानी डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान का यही मतलब बन रहा है ना कि पाकिस्तान में टूरिज्म तो है लेकिन डेवलपिंग है।
डेवलपिंग इसलिए है कि जिस तरह उस पर काम होना चाहिए था उस तरह नहीं हो रहा। टूरिज्म भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज अ कंट्री गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल प्लेसेस। ये है व्हाट, यानी व्हाट इज द टॉपिक। ये मैंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द टॉपिक। ये मुझे समझ आया कि टॉपिक ने, यानी कि डायरेक्टली आपने टॉपिक के सेंटेंस को एलोबरेट नहीं करना, बल्कि आपने उस एग्जामिनर की इंटेंशन देखनी है कि उसकी इंटेंशन क्या है, आपसे बेसिकली वो पूछना क्या चाहता है। डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान का मतलब यह है कि पाकिस्तान में टूरिज्म के बहुत अच्छे वसैल हैं, लेकिन पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो डेवलपिंग है, अभी तक डेवलप नहीं है। तो इसका यही बनता है व्हाट, इसका मैंने यही बनाया है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिज्म। पाकिस्तान में टूरिज्म है बट नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज बाय कंसर्न अथॉरिटीज। हम उससे फायदा नहीं उठा रहे। उसके बाद आता है जी वाई, यानी कि इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत क्यों पेश आई, ऐसे हमसे क्यों डिमांड किया जा रहा है इस टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए, कौन सी अवेयरनेस की जरूरत है। वाई कि टूरिज्म इन पाकिस्तान वुड स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। वाई का मतलब यह है कि टूरिज्म अगर बेहतर हो जाएगा तो वो पाकिस्तान का स्टेटस जो है उसको स्ट्रेंथन करेगा, पाकिस्तान के सोशल स्टेटस को स्ट्रेंथन करेगा, पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्टेटस को स्ट्रेंथन करेगा, पाकिस्तान के फॉरेन स्टेटस को उसको स्ट्रेंथन करेगा, पाकिस्तान की इमेज को स्ट्रेंथन करेगा, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेगा। यानी क्या है, हाँ यहां पर अगर मैं लिख दूं कि टूरिज्म इन पाकिस्तान वुड स्ट्रेंथन द सोशल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या हो गया, ये मैंने अपने आप को पाबंद कर लिया है। मैं अब इकोनॉमिक स्टेटस पर बात नहीं कर सकूंगा ऐसे में, क्यों कि थीसिस स्टेटमेंट ये मेरा स्टांस है। यही तो मेरी एक आप कह लें कि 30 वर्ड्स का एक ऐसा स्टांस है जिसको मैंने इस्तेमाल करके पूरा ऐसे लिखना है। अगर मैंने अपने आप को पाबंद कर लिया कि सोशल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इंप्रूव करेगा या स्ट्रेंथन होगा, तो अब मैं पाबंद हूं कि मैं सोशल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान पर लिखूं। मैं अब इकोनॉमिक स्टेटस ऐसे में नहीं लिख सकूंगा, क्यों कि थीसिस स्टेटमेंट में मैंने अपना स्टांस दे दिया है कि सोशल स्टेटस बेहतर होगा। यानी मैंने यहां पर जस्ट लिखा है कि द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, कि स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टेटस को स्ट्रेंथन करेगा। इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म वेरियस मेजर्स शुड बी टेकन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो तीसरी चीज थी हाउ, यानी पहला था कि व्हाट, टॉपिक आपको समझ क्या आया, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। व्हाट का मैंने लिखा जी पाकिस्तान इज अ कंट्री गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिज्म बट नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड बाय कंसर्न अथॉरिटीज। उसके बाद है कि व्हाई, ये टॉपिक आपसे डिमांड क्यों किया गया, इस टॉपिक की आखिर जरूरत क्या है, इंटेंशन क्या है एग्जामिनर की कि टूरिज्म जब इंप्रूव होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये इंटेंशन है। तो टूरिज्म इन पाकिस्तान वुड स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, ये बात होगी वाई की। अब बात होनी है हाउ की। इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म वेरियस मेजर्स शुड बी टेकन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। डियर स्टूडेंट्स, ये होती है थीसिस स्टेटमेंट। इसने डिफाइन करना होता है आपका स्टांस, के टॉपिक पर आपका स्टांस बेसिकली क्या है। ये आप लिख कब सकते हैं, जब आपको टॉपिक की सही समझ आए। टॉपिक को सही समझना यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करें, इसकी तजर्बा करें, बार बार हो जाता है, कोई इशू नहीं। टॉपिक को समझें, टॉपिक को समझने के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है इसी पैटर्न के तहत। पहले आपने व्हाट का लिखना है, यानी आपको टॉपिक समझ के आया। फिर आपने लिखना है वाई, यानी कि वाई का मतलब है कि उस टॉपिक पर लिखने की आखिर वो जो एक आप कह लें कि एक रीजन है ना, एक वजह है, उस टॉपिक उस इशू को एड्रेस करने की वजह है। वो वजह क्या है बेसिकली? वजह यही है कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो कमजोर है, अंडर डेवलपमेंट है, तो पाकिस्तान जो है इसलिए बहुत पीछे है। यानी ये है इंटेंशन बेसिकली उसकी एग्जामिनर की। वाई का आंसर दे दिया। फिर हाउ का आंसर है जी, मसलन इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म वेरियस मेजर्स शुड बी टेकन इन ट्रू लिटरल स्पिरिट। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म प्राइम मिनिस्टर शुड टेक स्टेप, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप,
या मतलब इस किस्म की, यानी कि स्पेसिफिक कर दूं कि ये स्टेप हमें उठाने चाहिए। हमें हमें मतलब पब्लिक अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें फॉरेन एड लेनी चाहिए, यानी हमें कुछ वो ममालिक जो टूरिज्म में हमसे आगे हैं हमें उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। ये क्या है? ये स्टेप्स हैं टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। अगर इन स्टेप्स का मैं नाम मेंशन कर दूंगा थीसिस स्टेटमेंट में, तो फिर मैं अब पाबंद हूं सिर्फ उनके मुतल्लिक लिखने का। अब मैं जनरल बात नहीं कर सकूंगा। तो मैंने क्या किया, जनरल बात की है कि इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म वेरियस मेजर्स शुड बी टेकन इन ट्रू लेटर स्पिरिट। इसमें वेरियस मेजर्स होने चाहिए, मुख्तलिफ इकदाम होने चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए। ये होती है बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, एक और थीसिस स्टेटमेंट देखें जी, क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान। ये एक टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान। फर्ज करें ये टॉपिक आ जाता है आपके ऐसे में, तो आप इसकी वट वट क्या है बेसिकली। मैंने आपको बताया कि वट, वाई एंड हाउ, ये तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो ये वर्ड क्या है बेसिकली इसमें, क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान। तो इसमें बेसिकली मैंने ये समझा कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये पाकिस्तान की आप कह लें कि एक ग्रोथ को, पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन को, पाकिस्तान के सोशल स्टैंडर्ड को खराब कर रही है क्लाइमेट चेंज। ये मुझे समझ आया। उसके बाद मतलब ये क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्यों है, क्यों, सबब क्या है, कुछ फैक्टर्स उसके हैं। ठीक है, यानी कि ये क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज इज इंपीडिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। मुझे इसमें यही समझ आया कि जो एग्जामिनर है वो मुझसे असल में पूछना चाहता है कि क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को, ग्रोथ को किस तरह डिस्टर्ब कर रही है। यानी कि मैंने सोशियो इकोनॉमिक यहां पर तो स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक इसलिए कर दिया कि एक जो क्लाइमेट चेंज है वो या तो सोशल हमारे स्टेटस को, ग्रोथ को खराब कर रही है, सोसाइटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, या आप कह लें कि बीमारियां आ रही हैं, या तो सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसलिए यानी कि तीसरी चीज कोई नहीं ऐसी जो क्लाइमेट चेंज से हमारी, मतलब ये दो मेन चीजें होती हैं। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दी हैं कि क्लाइमेट चेंज इज इंपीडिंग सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज इंपीडिंग ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इन ऑल सेक्टर्स। सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये है वाई का जवाब, यानी व्हाट क्या है कि क्लाइमेट चेंज इज इंपीडिंग सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान। टॉपिक को समझने की कोशिश करें ना कि क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान। चैलेंज का क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज है, इस बात का क्या मतलब है? चैलेंज किस 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 तनाजुर में चैलेंज है? इसी तनाजुर में चैलेंज है कि वो पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपीड कर रही है, रोक रही है, परेशान कर रही है। तो इसीलिए उसको हमने कहा है कि क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान। इस टॉपिक की यह समझ आई कि क्लाइमेट चेंज इज इंपीडिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। ये है व्हाट इज द टॉपिक, यानी कि एग्जैक्ट वर्डिंग तो आप देखें कि क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान। अगर मैं ये लिख दूं कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान, ये कोई व्हाट टॉपिक नहीं है। व्हाट इज द टॉपिक ये है कि मैं इसका जो एक असल में जो इंटेंशन है ना उसकी, एग्जामिनर की इस टॉपिक पर ऐसे लिखवाने की, वो इंटेंशन, उस इंटेंशन के पीछे व्हाट क्या है, यानी वो क्या है बेसिकली। यानी क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान, असल में वो इसमें वो एड्रेस क्या करना चाहता है? वो यही एड्रेस करना चाहता है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मसला है। आप ये भी लिख सकते हैं इस वर्ड में कि क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इज थ्रेट टू द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें वर्ड में क्लाइमेट चेंज इंपीडिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, आप ये भी लिख सकते हैं। यानी एक थीसिस स्टेटमेंट मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आप बना सकते हैं, लेकिन ये आप जब आपने थीसिस स्टेटमेंट बना ली तो फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट के मुताबिक पाबंद हैं। ठीक है, तो यानी कि एक ये भी है कि अगर आप लिखेंगे फ्यूचर का कि इज अ ग्रेट थ्रेट टू द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे लिखेंगे।
फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने ये लिख दिया कि सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पीड कर रही है, तो फिर आप इस सफेयर में पाबंद हो गए। यानी कि आपने एक टॉपिक देखा, उसको समझा, उसकी जो अंडरलाइनिंग जो उसकी मीनिंग है उसको समझा। एक तो जहरी उसके मीनिंग नजर आ रहे हैं, वो नहीं, उसके पीछे जो असल एक आप कह लें कि एक वजह जो है ना, उसको आपने तलाश किया। वो वजह आपने पहले सेंटेंस में लिख दी। व्हाट इज द टॉपिक में बेसिकली क्लाइमेट चेंज इज इंपीडिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। यानी कि चैलेंज का यही मतलब है ना, क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान, यही मतलब है ना इसका। तो some factors are responsible for climate change which are needed to be addressed for the bright and peaceful future of homeland. Why some factors are responsible for climate change? यानी इस टॉपिक पर ऐसे लिखने की जरूरत हमें इसलिए पेश आई कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को इंपैक्ट कर रही है। पहली बात तो यह है कि टॉपिक से हमें यह समझ आया कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज इज अ चैलेंज टू पाकिस्तान का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ इंपीड हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है क्लाइमेट चेंज से। हमने ये पहला सेंटेंस लिख दिया कि क्लाइमेट चेंज इज इंपीडिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। अब दूसरा कि वाई, इस टॉपिक पर क्यों जरूरत आई हमें एड्रेस करने की, एग्जामिनर को इस टॉपिक पर ऐसे लिखने की क्यों जरूरत पेश आई सीएसएस के स्टूडेंट्स को। इसलिए कि वो कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज का सबब है। कुछ हमारी लापरवाहियां हैं, कुछ हमारी आप कह लें कि सुस्तियां हैं जो क्लाइमेट चेंज से हमें इफेक्ट कर रही हैं, तो उनको एड्रेस करना भी जरूरी है। अगर हम उन सुस्तियों को, उन कमजोरियों को, उन फ्लाज को, उन ड्रॉबैक्स को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे तो ऐसे का मकसद फिर फेल हो जाता है। तो व्हाट में हमने ये लिख दिया कैसे ये है, मैं हमें ये समझ आया। फिर हमने ये लिखा कि सम फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। वो फैक्टर्स कौन से हैं? विच आर नीडेड टू बी एड्रेस्ड फॉर द ब्राइट एंड पीसफुल फ्यूचर ऑफ पाक होमलैंड। उसके बाद हाउ का मतलब है कि उनको एड्रेस किया जाए, उनका सोल्यूशन निकाला जाए, उनको कैसे हम हल करेंगे। ये हाउ का मतलब ये है, उनको कैसे हल करेंगे उन मसाइल को, उन फैक्टर्स को जो क्लाइमेट चेंज का सबब है। यानी अब एग्जामिनर को इस बात का पता चल गया कि जो स्टूडेंट है उसका स्टांस ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली सोशो इकोनॉमिक पाकिस्तान की ग्रोथ को इम्पीड कर रही है। चैलेंज का यही मतलब बनता है ना। तो दूसरा उसने ये लिखा है कि कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, देखते हैं इसमें उसने क्या फैक्टर मेंशन किए। तीसरा उसने लिखा है कि इन फैक्टर्स को, इन मसाइल को, इन इश्यूज को रिजॉल्व होने की ज़रूरत है, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए। यानी अब हमारे 3 सफेयर हैं कि बेसिकली टॉपिक है क्या। ये एक हमने सफेयर दिखा दिया, हमारा ये सफेयर है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस लिहाज से। फिर हमने ये बताया कि ये टॉपिक लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने वो भी बता दिया। फिर तीसरे हमने ये बता दिया कि इसको हल कैसे किया जाए। ठीक है, यानी हमने तीनों चीज़ें उसको बता दी, हमने अपना स्टांस टॉपिक पर उसको दे दिया। अब हम यानी कि ऐसे जो है ना वो हमारा चेक करेगा, और हमारा स्टांस अगर 100% ठीक है तो देखेगा, अगर नहीं ठीक तो फिर उसको लापरवाही से चेक करेगा ना। तो क्लाइमेट बेसिकली इसमें आपने देखा कि व्हाट इज द टॉपिक, व्हाई इट इज नीडेड टू बी एड्रेस्ड, एंड हाउ इट वुड बी एड्रेस्ड, हाउ इट वुड बी रिजॉल्व। ये 3 चीजें होती हैं। उसके बाद बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, एक तीसरा टॉपिक है कि आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान एज एग्रीकल्चरल कंट्री इज एट द ब्रिंक ऑफ द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लो एग्रीकल्चरल आउटपुट। देखें, बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, मतलब बात का ये है, जब आप ये कहते हैं डेवलपिंग या बूस्टिंग, इसका मतलब ये है कि वो डिपार्टमेंट या वो सेक्टर अब हमारा पीछे है, उसको ज़रूरत है, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, यानी कि आप एग्रीकल्चर को बूस्ट अप कैसे करेंगे
और उसके पाकिस्तान के इकोनॉमी पर क्या असरात होंगे। यही होता है, यही टॉपिक की समझ आई है ना। तो आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान एज एग्रीकल्चरल कंट्री इज एट द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लो एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो हमने ये देखा कि जब सॉरी फॉर दैट, हमने ये देखा कि जब उसने बूस्टिंग की बात की, बूस्टिंग एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने की, प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है, हम उसको कैसे प्रमोट करेंगे और उसके पाकिस्तान की मुआशी हालत पर क्या इफेक्ट्स होंगे। तो जब एक चीज को प्रमोट करने की बात की जाती है तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि वो उस चीज में कुछ कमजोरियां हैं, उस चीज में कुछ खामियां हैं। तो हमने ये लिखा पहले सेंटेंस में कि आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान एज एग्रीकल्चर कंट्री इज एट ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लो। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो तीसरा टॉपिक है, बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। बूस्टिंग का मतलब यही है कि अभी तक हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर पीछे है और उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कुछ लिंक है। यानी अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप कर लेंगे, उसको मजीद उसको बढ़ा लेंगे, उसको ग्रो कर लेंगे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर अच्छा इफेक्ट होगा। तो दूसरा, अगर हम इसका सिक्के का दूसरा रुख देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत पीछे है। चूंकि पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है, एक ज़राई मुल्क कहा जाता है, तो पाकिस्तान की शनाख्ती ज़राअत है। तो जब वो ज़राअत में बहुत पूछे, यानी हमारी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल जो इनकम है वो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत आगे है। तो मतलब बात करने का यह है कि पाकिस्तान की पहचान ही ज़राई मुल्क है, तो सनती एतबार से पाकिस्तान ज्यादा कमा रहा है और ज़राई तौर पर पाकिस्तान बहुत पीछे है। यही इस टॉपिक का मतलब बन रहा है इनडायरेक्टली। तो आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान एज एग्रीकल्चरल कंट्रीज एट द ब्रिंक ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ब्रिंक मतलब किनारा, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, ड्यू टू लो एग्रीकल्चरल आउटपुट, यानी कि एक ज़राई पैदावार थोड़ी होने की वजह से पाकिस्तान की जो पहचान है एज एग्रीकल्चरल कंट्री वो एक ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन पर है, यानी तबाही के दहाने पर खड़ी है। Agricultural sector is not supporting economy of Pakistan and it could be boosted by agricultural innovation. यानी हमें चाहिए कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उसको सपोर्ट जब करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट भी हमने देखा कि जब एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा पीछे है तो उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा है ना, उसका इम्पैक्ट तो आप कह लें कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहा। जब हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रमोट करने की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका अच्छा इफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए वाई का आंसर हमने दिया है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इज नॉट सपोर्टिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब हाउ का आंसर कैसे? इट कुड बी बूस्टेड बाय एग्रीकल्चरल इनोवेशंस। अब ये हमारा स्टांस है कि एग्रीकल्चरल इनोवेशंस क्या होती हैं? इनोवेशंस होती हैं नित नई, हर रोज आप कह लें कि नई इजादात, मशीनरी की इजादात, तो पेस्टिसाइड्स की इजादात, तो दीगर ऐसी तमाम इजादात जो एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट अप कर सकती हैं, वो बहुत सारी हो सकती हैं। अब हमारे पूरे ऐसे का स्टांस ये है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत पीछे है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये सपोर्ट नहीं कर रहा और पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को इनोवेशंस के जरिए हम इसको बूस्ट अप कर सकते हैं, यानी कि नई इजादात से, नए तौर तरीकों से, मुख्तलिफ नए न्यू मेथड से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये है जी हमारा स्टांस इस टॉपिक पर, यही है हमारी थीसिस स्टेटमेंट। यानी थीसिस स्टेटमेंट मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गई होगी। मजीद आप 1, 2, 3, 4 टॉपिक पर प्रैक्टिस करेंगे इस तरह इन्हीं कवानीन को मद्देनजर रखकर, तो आप यकीनन एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिखने के अहल हो जाएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो उसके बाद आ जाता है बॉडी पैराग्राफ। थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिखेंगे? थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं आपको बताता हूं ये आपने ऐसे करना है। मसलन किसी एक की थीसिस स्टेटमेंट उठा लेते हैं, इसकी उठा लेते हैं, मसलन किसी एक की भी उठा लें, इससे कोई इशू नहीं पड़ता। तो इसको हम करते हैं कॉपी
डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने जब आउटलाइन लिखनी है ना, आउटलाइन में इंट्रोडक्शन के नीचे भी आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना होती है। तो जो आउटलाइन में आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं वो इतनी आप कह लें कि मैंडेटरी नहीं है, बल्कि इंट्रोडक्शन के एंड पर थीसिस स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी होती है। बात की समझ आ गई आपको? कंक्लूजन में भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो थीसिस स्टेटमेंट मैंने लिखा था, यहाँ पर आपने एग्जैक्टली जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है आपने वही लिखनी है। बात की समझ आ गई? तो मैं ये समझता हूं कि आपको समझ आ गई है। ये देखिए, बस यही इसका एक तरीकाकार है। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, कोशिश करें थोड़ा आगे करके इसको लिखें। चलें, जो भी है, पर ये इंट्रोडक्शन के नीचे थीसिस स्टेटमेंट आपकी आ गई, और उसके बाद आपकी आउटलाइन, ये आउटलाइन में लिखी हुई थीसिस स्टेटमेंट है। आउटलाइन आपने लिखा, लफ्ज इंट्रोडक्शन लिखा, उसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद आप ओवरव्यू लिखेंगे टॉपिक पर। ठीक है, अब ये जो ओवरव्यू आप लिखेंगे, ये आपका अब यहां से बॉडी पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं आपके। यहां से इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद आपके ऐसे के बॉडी पैराग्राफ शुरू हो चुके हैं। तो मस्ट रिमेंबर दैट structure of your introduction paragraph and the conclusion paragraph is quite different from the structure of body paragraphs. बॉडी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर से आपके ऐसे आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है। बॉडी पैराग्राफ हैज द सेम स्ट्रक्चर लाइक दिस। बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ऊपर मैंने जो आपको एक इंग्लिश स्टैंडर्ड पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बताया था कि इंग्लिश में पैराग्राफ लिखने का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये है। तो बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ के दरमियान जितने पैराग्राफ्स हैं वो सारे बॉडी पैराग्राफ कहलाते हैं, और उनका स्ट्रक्चर ये होगा। देखिए जी, पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये टॉपिक सेंटेंस है। दीज चैलेंजेस आर इंपीडिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी इश्यूज, क्लाइमेट चेंज इज सीरियस ऑफ देम। ये एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस है। एक्सटेंशन आपने इसको खींचा थोड़ा सा। इन एडिशन टू इंक्रीज, ये जो इतना तक जो है, ये आप कह लें कि ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, और ये एग्जाम्पलिफिकेशन है। ये एग्जाम्पल मैंने कोट किए हैं, इतना तक ये एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद मैंने टॉपिक को क्या किया, कंक्लूड किया। ये क्या है, ये बेसिकली बॉडी पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर है। टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर आपने उसको एक्सटेंशन देनी होती है, फिर आपने उसको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, फिर एग्जाम्पलिफिकेशन यानी एग्जाम्पल देना होती है, उसके बाद आपने उसका कंक्लूजन लिखना होता है। ये होती है बॉडी पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर। उसके बाद यानी कि तमाम बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये होगा। उसके बाद योर एसे आउटलाइन कंटेन्स मेन हेडिंग्स रेफर्ड विद नंबर 1, 2, 3 और सब हेडिंग्स ABC। मैंने ये आपको बात ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस तरह होगी, यानी कि ये आप मेन हेडिंग होगी, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ये मेन हेडिंग है। उसके नीचे सब हेडिंग आप इस तरह लिखेंगे ABC। ठीक है, यानी मेन हेडिंग को आपने नंबर देना है और सब हेडिंग को आपने ABC लिखना है। ठीक है, और इसमें इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं छोड़नी, कोई इसमें आपने आउटलाइन में कोई स्पेस नहीं छोड़नी, कोई लाइन नहीं छोड़नी। ये स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। जो मेन हेडिंग होती है आपकी, उसको थोड़ा बोल्ड करके लिखें, आप मार्कर से लिख सकते हैं, और जो सब हेडिंग होती हैं उसको पेंसिल से लिखें, पॉइंटर से लिखें, या जो भी आपकी पसंदीदा पेंसिल है आप उससे लिख सकते हैं। देयर इज नो पैराग्राफ ऑन मेन हेडिंग। हाँ, इसमें ये एक बहुत अहम बात है कि जो बॉडी पैराग्राफ आपकी होंगे ये भी बिल्कुल ठीक है। देखे ना, बात से बात निकलती है। ये जो आपकी मेन हेडिंग है, इस पर आप कोई पैराग्राफ नहीं लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इस हेडिंग पर आपका कोई पैराग्राफ नहीं होगा। मेन हेडिंग पर आपके एसे के जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो इस पर होंगे। सीरियस चैलेंज टू पाकिस्तान, इस पर एक बॉडी पैराग्राफ होगा। लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग, इस पर एक बॉडी पैराग्राफ होगा। अफेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, इस पर एक बॉडी पैराग्राफ होगा। यानी सब हेडिंग्स पर एक बॉडी, हर सब हेडिंग पर एक बॉडी पैराग्राफ होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर वो होगा जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं। टॉपिक सेंटेंस होगा, एक्सटेंशन होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, एग्जाम्पलिफिकेशन होगी, और फिर उसका आखिर पर कंक्लूजन होगा। ठीक है, लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग, मतलब ये एक सब हेडिंग है, इस पर आपने पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? टॉपिक सेंटेंस का आप लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज अ ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान ड्यू टू लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग। ये होगा इसका टॉपिक सेंटेंस। इसके मजीद आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी मतलब एग्जाम्पलिफिकेशन कोट करेंगे कि कौन सी प्लानिंग या फोरसाइट ना होने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ।
कोई मतलब किसी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई या नेशनल गवर्नमेंट की सूरत में आप उसको कोट करेंगे कि फिलहाल गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया ग्लेशियर्स को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया डैम्स को बनाने के लिए, या अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया पानी की जो एक पूरा एक सेटअप है उसको अरेंज करने के लिए। इसको आप एग्जाम्पलीफाई करेंगे, उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर देंगे। यानी कि हर एक सब हेडिंग पर आप पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर उस तरह होगा जिस तरह मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, अब मैं अगर एक एक सब हेडिंग पर पैराग्राफ लिखना शुरू कर दूं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं वादा तो आपसे नहीं करता, लेकिन अगर आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक पूरा ऐसे भी लिखकर उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। ये आपकी अपनी जवाबदेही होगी, अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो उसके बाद हाँ, सब हेडिंग पर पैराग्राफ होगा, मेन हेडिंग पर कोई पैराग्राफ नहीं होगा। तो उसके बाद ये देखें कि देयर इज नो हेडिंग विद इन एन एसे। ड्यूरिंग, जब आप ऐसे शुरू करते हैं ना आउटलाइन के बाद, उसमें फिर कोई हेडिंग नहीं होती। डिफरेंशिएट योर पैराग्राफ्स बाय 2 इंच इंडेंट, यू कैन नॉट लीव अ ब्लैंक स्पेस ऑफ 2 और मोर लाइंस, इवन 1 लाइन। हत्ता कि आप एक लाइन की भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते। आपने पैराग्राफ को डिफरेंशिएट कैसे करना है? आपने पैराग्राफ को डिफरेंशिएट इस तरह करना है कि मसलन ये एक पैराग्राफ है, मसलन ये पैराग्राफ है, तो आपने अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, सब हेडिंग पर कोई दूसरा पैराग्राफ है, या इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू का पैराग्राफ है। ओवरव्यू बेसिकली क्या होता है? ओवरव्यू बेसिकली होता है टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करना कि टॉपिक है क्या। ओवरव्यू का पैराग्राफ है, या आप कह लें कि ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, मिसाल दे रहा हूं आपको, या आप कह लें किसी बॉडी पैराग्राफ है, कोई किसी सब हेडिंग का पैराग्राफ है। उसके बाद आपने दूसरी सब हेडिंग का पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो आप इस तरह 2 इंच का या 1-1.5 इंच का इस तरह स्पेस छोड़ देंगे, इस तरह। तो आप यहां से पैराग्राफ शुरू कर देंगे, यानी आप उसमें लाइन नहीं छोड़ सकते, स्पेस नहीं छोड़ सकते। जब आप पैराग्राफ आपका खत्म हुआ तो यहां से मैंने शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि ये जो उसने स्पेस छोड़ी है, इसका मतलब ये है कि यहां से उसने नया पैराग्राफ शुरू किया है फिलहाल हेडिंग पर। आपने हेडिंग वेडिंग नहीं देनी मेन बॉडी ऑफ एसे में, कोई हेडिंग नहीं होती, सिर्फ आपने पैराग्राफ लिखने होते हैं अपने आउटलाइन को मद्देनजर रखकर। और जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो अगर एक पैराग्राफ आपने लिख लिया है तो दूसरा पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो शुरू करने से पहले आप 2 या 1 इंच का इंडेंट छोड़ देते हैं। इंडेंट छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने थोड़ी स्पेस छोड़ना होती है ताकि उसको पता चल जाए कि ये वाकई यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने कोई एरो, कोई नोट, कोई सुर्खी, कोई हेडिंग, कोई किसी किस्म कोई चीज़ नहीं देनी। जस्ट आपने इतनी खूबसूरत खुला, मतलब आप अच्छा लिखें, साफ सुथरा लिखें। तो अगर आपकी राइटिंग एक तरतीब में, जिस तरह ये एक देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ है, स्ट्रेट है नीचे की तरफ। तो यानी कि अगर इस तरह अगर आपकी लिखाई बेहतर होगी, एक आप उसके साथ एक कोई हाशिया खींच लेंगे, एक सीधी लकीर खींच लेंगे, उसके साथ ही लिखते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्लियर होगा कि यहाँ से उसने कुछ आगे करके शुरू किया और यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हुआ। यानी कि इंडिकेट करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। आपने जब 2 या 1-1.5-2 इंच का आपने उसमें स्पेस छोड़ दिया है नया पैराग्राफ शुरू करने से पहले, तो मेरे ख्याल में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद हाँ, डियर स्टूडेंट, बॉडी पैराग्राफ जब मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना होता है। हाँ, बॉडी पैराग्राफ के बाद आपने वे फॉरवर्ड देना होता है। यानी वे फॉरवर्ड का मतलब होता है सोल्यूशन देना होता है। आपने अपनी सजेशन देनी होती है कि आप इस मसले को कैसे हल करेंगे। ठीक है, वे फॉरवर्ड के बाद, यानी कि वे फॉरवर्ड कैसे होता है, मतलब ये आपकी हेडिंग है ना, मसलन ये आप क्या लें कि ये आपका आउटलाइन है, ये आउटलाइन है, तो ये सारी आपकी देख सकते हैं आउटलाइन आपने इस तरह बनानी है। यानी अब ये जो मेन हेडिंग है ना, मसलन नंबर्स में कोरिलेशन बिटवीन वाटर प्राइस एंड इन्फ्लेशन, इस पर आपने कोई पैराग्राफ नहीं लिखना। हाँ, अलबत्ता ये है ना, ये जो मेन हेडिंग है ना, इससे ये मेन हेडिंग तो आपका ओवरव्यू है टॉपिक का, ये वाला, इसको आप ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक हेडिंग भी दे सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। ठीक है, हर ऐसे में आप ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक हेडिंग ये दे सकते हैं। ये जहां पर तो मैंने ये सिंपली लिख दिया है कि कोरिलेशन बिटवीन नेशनल यूनिटी एंड पाकिस्तान, आप इसको ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक लिख सकते हैं। बात भी समझ आ गई? तो आपने मेन हेडिंग पर कोई नहीं देनी कि मेन हेडिंग पर कोई पैराग्राफ नहीं लिखना आपने। उसके बाद ये जो आपने आउटलाइन लिखनी है, ये आपने फ्रेज में लिखनी है। आपने कोई पूरा सेंटेंस है उसमें नहीं लिखना,
आपने इस इन आउटलाइन के एंड पर अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो तो देना है, अगर फुल स्टॉप आ रहा है तो आपने वो नहीं देना, फुल स्टॉप अपने कहीं पर भी नहीं देना। ठीक है, आउटलाइन में फुल स्टॉप नहीं देते क्योंकि ये फ्रेज में होती है। आपने अब पैराग्राफ लिखना है लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग पर अलग पैराग्राफ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, आप उसको एक्सटेंड करेंगे, उसके एग्जाम्पलिफिकेशन एक्सप्लेनेशन करेंगे, एग्जाम्पलिफिकेशन और फिर कंक्लूजन कर देंगे। जब आपका पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा तो 2 इंच का थोड़ा स्पेस छोड़कर आप नया पैराग्राफ शुरू कर देंगे। एनवायरमेंटल चेंजेस पर आप एनवायरमेंटल चेंजेस पर ये पैराग्राफ लिखेंगे, इसी तरह राइजिंग पॉपुलेशन पर लिखेंगे, वाटर सैचुरेशन पर लिखेंगे। तो उसके बाद आप इस पर लिखते शुरू कर देंगे। एक सेंटेंस आप जब ये पूरी कर लेंगे तो एक सेंटेंस आप कनेक्टिंग सेंटेंस लिखेंगे जो कनेक्ट करेगा आपकी ऊपर वाली बात को इस नीचे वाली मेन हेडिंग के साथ। ठीक है, कनेक्ट करने का मतलब जो भी तरीका होता है, यानी कनेक्शन आप कोई भी लगा सकते हैं कि वाटर क्राइसिस, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान नाउ इट इज नेसेसरी टू डिस्कस द सिचुएशन ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान। यानी कि ये क्या है, ये आपका कनेक्टिंग सेंटेंस है। ये कनेक्टिंग सेंटेंस आप लिखने के बाद आप इस पर पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन फेडरेशन प्रोविंसेस, फिर इस पर पैराग्राफ लिखेंगे, फिर इस पर पैराग्राफ लिखेंगे, फिर जब आप 5वीं हेडिंग तक पहुंचेंगे फिर आप एक कनेक्टिंग सेंटेंस लिखेंगे कि क्राइसिस इंपैक्ट नेशनल यूनिटी। तो आप लिखेंगे कि मेनी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस आर इंपैक्टिंग नेशनल यूनिटी इन डिफरेंट वेज, दोज वेज कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। तो आप शुरू कर देंगे जनाब, ये आपका कनेक्टिंग सेंटेंस हो गया। यानी कि मेन हेडिंग जब आपकी खत्म होगी उसके नीचे सब हेडिंग्स आप खत्म कर लेंगे ना, जब आप नई मेन हेडिंग की तरफ जाएंगे तो नई मेन हेडिंग की जो आप कह लेंगे कनेक्टिंग सेंटेंस लिखेंगे जो आपकी बात को तस्बीह के दानों की तरह कनेक्ट करके ले आए। ठीक है, जब आप ये बात लिखेंगे कनेक्टिंग, यानी कि मेन हेडिंग पर, दूसरे लफ्जों में मेन हेडिंग पर आपने कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, बल्कि मेन हेडिंग पर 1 या 2 सेंटेंसेस में आपने कनेक्शन बनाना है मेन हेडिंग को इस्तेमाल करके। जिस तरह ये है ना, मतलब यहाँ पर आपने खत्म किया है तो अब है हाउ वाटर क्राइसिस इंपैक्ट्स नेशनल यूनिटी, ये है मेन हेडिंग आपकी। तो आप इसको यूं लिखेंगे कि वाटर क्राइसिस इंपैक्टिंग द नेशनल यूनिटी इन डिफरेंट वेज विच कैन बी एलोबरेट एज फॉलो। तो ये लिखिए क्या है, ये हमने मेन हेडिंग को इस्तेमाल किया कनेक्शन डालने के लिए, ताकि उसको ये बात पता चल जाए कि ये मेन हेडिंग के बाद आप जो उसकी सब हेडिंग्स हैं स्टूडेंट्स की, उस सब हेडिंग पर, ईच सब हेडिंग पर पैराग्राफ लिखने जा रहा है। तो इस तरह आप लिखते चले जाएं, और इस तरह आपने आखिर पर आपने वे फॉरवर्ड देना होता है। ये वे फॉरवर्ड टू इंक्रीज नेशनल यूनिटी स्प्रेड वाटर कैपेसिटी, ये आपकी फिर अपनी एक तखय्युल होता है। कंक्लूजन फिर लिखते हैं। अब आते हैं जी कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन के पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू स्टार्ट द कंक्लूजन पैराग्राफ देन गिव अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस इज जो कंक्लूजन पैराग्राफ। तो एग्जामिनर को आपने क्लियर इंडिकेशन देनी है कि ये हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ है। यू कैन स्टार्ट द कंक्लूजन पैराग्राफ विद वर्ड्स लाइक इन कंक्लूजन, कंक्लूसिवली और समिंग अप द आर्गुमेंट्स। अब इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेवर यूज वर्ड्स लाइक फाइनली, एट लास्ट, इन द एंड, चूंकि एंड किसी भी चीज की नहीं होती, जो आप बात कर रहे हैं उसकी एंड नहीं है, यानी उसको उस टॉपिक पर आपका वो स्टांस है, आपकी वो बात है, वो एंड नहीं है। आपकी बात कोई कुरान नहीं है, ना कोई कुरान है ना हदीस है जिसको हम कह दें कि बस हमने जो कह दिया वही आखिर है। अगर आप इन द एंड लिखेंगे तो इसका मतलब यही होता है, एट लास्ट इसका मतलब यही होता है, फाइनली का मतलब यही होता है कि जो बातें मैंने की हैं यही फाइनल है, इसके बाद कोई और बात हो नहीं सकती। यानी इस किस्म के अल्फाज नहीं। इन कंक्लूजन, नतीजतन, कंक्लूसिवली, समिंग अप द आर्गूमेंट, मतलब इस किस्म के वर्ड्स यूज करें। यानी कि आप जब इस किस्म का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे कि समिंग अप द आर्गूमेंट, इन कंक्लूजन या कंक्लूसिवली, इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक पर मेरे पास और भी बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं इस टॉपिक पर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूं। अगर आप ये लिखेंगे कि फाइनली, इसका मतलब ये होगा कि बस आपके पास जो कुछ था ना आपने मेंशन कर दिया। एट लास्ट, यानी आपके माइंड जो सपोर्ट कर सकता था आपने कर दिया। इन द एंड, यानी बस जो, मतलब इसका एक इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि बस जो कुछ मैंने लिख दिया यही आखिरी है, इसके बाद कोई हल नहीं है, या मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ लिख दिया। यानी ये दोनों जो कह लें कि पहलू से अगर वो सोचे तो ये आपके मुनाफी है, आपके हाथ में बेहतर नहीं है। तो आप लिखें एट द एंड, इसमें एट द एंड ना लिखें, आप इन कंक्लूजन लिखें, कंक्लूसिवली लिखें। जब कंक्लूजन पैराग्राफ स्टार्ट करने लगें तो समिंग अप द आर्गूमेंट लिखें। नेवर यूज वर्ड्स लाइक फाइनली, एट लास्ट, इन द एंड। ठीक है, द राइट डाउन थ्री स्टेटमेंट
with changing words, not in exact words. Then wind up the topic with always end your conclusion paragraph with silver lining of the cloud and an optimism and array of hope. देखें, आपने एक ऐसे इंडिकेटर से शुरू करना है कंक्लूजन पैराग्राफ जो इंडिकेट करे कि दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ माय एसे। उसके बाद आपने जो कंक्लूजन में आपने जो थीसिस स्टेटमेंट होती है आपकी, वो आपने उसमें मेंशन करना होती है, थोड़ा उसको वर्ड्स को चेंज करके। उसके बाद आपने अपने जो पैराग्राफ है कंक्लूजन उसको वाइंड अप करना होता है एक रे ऑफ होप के साथ, एक उम्मीद की किरण के साथ, यानी ऑप्टिमिज्म देते हुए एक अच्छी असल में तो ये होता है कि एक मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। जो इंसान को कहा जाता है कि हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए, तो आप आखिर पर एक अच्छी बात मुंह से निकाल कर लिख कर जाते हैं ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े जो एग्जामिनर उस पर। और वैसे भी कंक्लूजन जो है आपका हमेशा आखिर पर आप ये कहते हैं कि बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस डियर फ्रेंड, बेस्ट विशेस डियर ब्रदर, बस इस तरह, यानी सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, यानी कि इस किस्म के स्टेटस आप बोलते हैं, यानी कि क्या होती है, एक रे ऑफ होप पैदा होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, इस किस्म के यानी कि जो आप जुमले बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, असल में ज़बान भी खुश्क होने लगी अब मेरी। खैर कोई इशू नहीं है, इसको हम कंप्लीट ही करेंगे। मसलन आप इस किस्म के सेंटेंसेस बोलते हैं आखिर पर कि विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, बेस्ट विशेस फॉर ब्राइट फ्यूचर, इस किस्म की यानी कि आप बोलते हैं जो एक मुस्बत रे होती है, गोल्डन आप कह लें कि एक होप की उम्मीद होती है, एक होप की एक किरण होती है, उम्मीद की किरण होती है, रे ऑफ होप होती है। तो यानी कि कंक्लूजन ऑफ एन एसे इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन। दूसरे लफ्जों में वो इंट्रोडक्शन का एक रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि every worst situation has solution. In like manners, climate change could be handled very well by acting upon suggestions which are given above. By acting upon solutions as above mentioned, there could be healthy and life favorable environment. A man can have a better hope for the healthy, temperate and friendly climate human beings. यानी क्लाइमेट चेंज पर आप कंक्लूजन इस तरह लिखेंगे कि इन कंक्लूजन या कंक्लूसिवली या by summing up the arguments, every worst situation has solution. In like manners, climate change could be handled very well by acting upon suggestions which are given above. By acting upon solutions as above mentioned, यानी कि आपने ऊपर जो कुछ लिखा होता है ना, आपने जो वे फॉरवर्ड दिया होता है उसका भी जिक्र करना होता है आपने, यानी कि आप इंट्रोडक्शन में, चूंकि आप इंट्रोडक्शन में पूरी आउटलाइन का एक स्केच देते हैं और एक थीसिस स्टेटमेंट भी लिखते हैं, तो वही बातें आपने कंक्लूजन में करनी होती हैं, लेकिन उनको थोड़ा मोल्ड करके, थोड़ा चेंज करके, और आखिर पर आपने वाइंड अप करना होता है एक सिल्वर लाइनिंग के साथ, एक उम्मीद की किरण के साथ, विद द रे ऑफ द होप। आपने उस टॉपिक को कंक्लूड करना होता है, वाइंड अप करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये होती है सिल्वर लाइनिंग। अ मैन कैन हैव अ बेटर होप फॉर हेल्दी, टेम्परेट एंड फ्रेंडली क्लाइमेट टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो यानी कि ये होते हैं सिल्वर। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन 220 वर्ड से 250 वर्ड्स का होना चाहिए आपका ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। जो दूसरा पैराग्राफ अगर आपका होगा वो 100 से 120 वर्ड्स का होना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ की लेंथ 2000 वर्ड्स होनी चाहिए, और आपके पैराग्राफ में जो बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए ऐसे में 16 से 18 होने चाहिए। कंक्लूजन की लेंथ 120 से 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो आपके ऐसे में कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं, आपके ऐसे में आपका कंटेंट देखा जाता है, कितना ऑथेंटिक है, आपकी लैंग्वेज ठीक है गलत है, ग्रामर ठीक है गलत है, आपके ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक है गलत है, कोहेरेंस आपके ऐसे में है या नहीं है। ये ब्रॉड एरियाज ऑफ असेसमेंट है। आपके ऐसे को इन एरियाज के तहत असेस किया जाता है कि आपका कंटेंट कितना ऑथेंटिक है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका स्ट्रक्चर कैसे है, आपने कोई स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली तो नहीं की, तो कोहेरेंस आपकी कैसी है, ये चीजें हैं। देखें, कंटेंट, लैंग्वेज और कोहेरेंस, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है। और स्ट्रक्चर 20%, ये मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में यही बताया कि स्ट्रक्चर आपका कैसे होगा। ये मैंने आपको ऐसे का स्ट्रक्चर ही बताया। तो ऐसे तो आप मटेरियल तो आपने खुद ढूंढना है। मसलन आप न्यूज़पेपर से अच्छे टॉपिक्स जो है ना वो सर्च करें। उसके बाद आपके जो जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जब आप उनकी तैयारी करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज होता है कि आप ऐसे को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
बाकी ऐसे के चंद गिने चुने जो है ना वो टॉपिक्स हैं, उनको अगर आप कवर अप कर लें तो मैं समझता हूँ कि उनकी डायमेंशन अगर कवर कर लें ना सारी, तो वो आपका ऐसे भी कवर हो जाता है। उसके बाद आता है जी अप्लाई जीपेस्ट मॉडल। जीपेस्ट मॉडल बेसिकली क्या होता है कि जी से मुराद गवर्नेंस होती है, पी से मुराद पॉलिटिक्स होती है, ई से मुराद इकोनॉमी होती है और एस से मुराद सोसाइटी और टेक्नोलॉजी। यानी आपने जो सब हेडिंग्स लिखनी है ना, सब हेडिंग्स, उन पर आपने ये मॉडल अप्लाई करना है। मसलन मैं आपको यहां से बताता हूं कि ये देखें, ये देखें, व्हाट इज द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये हमने एक हेडिंग दिया लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग। मॉडल क्या है जी? जीपेस्ट। जी से मुराद क्या है? गवर्नेंस। पी से मुराद क्या है? पॉलिटिक्स। ई से मुराद क्या है? इकोनॉमी। और एस से मुराद सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके बाद बाकी क्या है? और टी से मुराद क्या है? टेक्नोलॉजी। एस से मुराद सोसाइटी और टी से मुराद टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जीपेस्ट मॉडल आप अप्लाई करेंगे। यानी आपने जो सब हेडिंग लिखनी है ना, आपने उनमें ये देखना है कि सबसे पहले आपने गवर्नेंस के मुतालिक लिखना है। यानी आपने वो सब हेडिंग देनी है जो जो गवर्नेंस के रिलेटेड हो। मसलन लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग। प्लानिंग किसने करनी होती है? गवर्नमेंट ने करनी होती है, तो इसलिए ये किसके रिलेटेड है? ये गवर्नेंस के रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये किसके रिलेटेड है? ये बेसिकली आप कह लें कि मैं समझता हूं कि ये सोसाइटी के रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल चेंजेस। उसके बाद राइजिंग पॉपुलेशन, ये भी क्या है? ये भी एक सोसाइटी के रिलेटेड है। वाटर रेगुलेशन क्या है? ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोसाइटी की बात भी कर सकते हैं। जिस एस्पेक्ट से आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। यानी आपने जब सब हेडिंग्स आपने देनी है, आपने पहली सब हेडिंग वो देनी है जो गवर्नेंस के रिलेटेड हो। आपकी सब हेडिंग जो गवर्नेंस के रिलेटेड है, आपने पहले वो लिखनी है। आपकी सब हेडिंग अगर पॉलिटिक्स के रिलेटेड है तो फिर आपने पॉलिटिक्स के रिलेटेड दूसरे नंबर पर वो सब हेडिंग लिखनी है जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। तीसरे नंबर पर आपने वो हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है जो इकोनॉमी के रिलेटेड है। इकोनॉमी के रिलेटेड जो है, उसके बाद चौथे नंबर पर आपने वो लिखनी है जो सोसाइटी के रिलेटेड है, और पांचवें नंबर पर आपने वो लिखनी है जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। यानी इसका स्कोप वसी है। आपने सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं आप बखूबी इसका अंदाजा कर सकते हैं। यानी आपने अपनी सब हेडिंग को इससे तरतीब देनी है। ये आप जीपेस्ट मॉडल अप्लाई करके अपने ऐसे को मजीद अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी आप जैसे में कोहेजन और कोहेरेंस। ये क्या होते हैं कोहेरेंस और कोहेजन? ये बेसिकली क्या कंसेप्ट है? Your essay must have elements of cohesion and coherence. Every year has 12 months. Every month I sleep, eat and drink. Eating and drinking are necessary for life. I often eat meat and vegetables. Vegetables and meat are good source of protein and vitamins. ये एक मैंने पैराग्राफ लिखा है। The above paragraph has element of cohesion but not coherence. Each sentence is connected to previous one at the level of discourse. एक सेंटेंस कोहेजन ये होती है कि आपका एक सेंटेंस जो आपने लिखा है, अगला जो आप लिख रहे हैं वो उससे मैच करे। ठीक है, मसलन एक सेंटेंस आप ये लिखते हैं कि क़यादत वाज द ग्रेट लीडर, फिर आप लिखते हैं जी पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। क्या ये लिंक्ड है? ये लिंक्ड नहीं है। जब आप लिखते हैं कि क़यादत वाज द ग्रेट लीडर, अगर आप ये लिखते हैं कि द मदर ऑफ क़याद-ए-आज़म वॉज अ ग्रेट लेडी, शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, एंड द ग्रैंड फादर ऑफ क़याद-ए-आज़म वॉज वेरी ओल्ड मैन। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैज वन डॉटर ओनली। तो यानी कि ये क्या है? इसमें सेंटेंसेस में क्या है? कनेक्शन है। जब आपके सेंटेंसेस में कनेक्शन होगा तो इसका मतलब यह है कि आपका पैराग्राफ या आपका ऐसे में कोहेजन का एलिमेंट मौजूद है। अगर मैं ये लिखूं कि पाकिस्तान इज वेरी पावरफुल कंट्री, साथ में ये लिख दूं कि पाकिस्तान इज वेरी पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज वेरी रिच कंट्री, दूसरा सेंटेंस है पाकिस्तान इज वेरी पुअर कंट्री, क्या ये लिंक्ड है? नहीं है। पाकिस्तान इज वेरी रिच कंट्री, पाकिस्तान हैज मेनी नेचुरल रिसोर्सेज,
Pakistan has a lot of opportunities for the tourism, for the very expensive metals in the mountains. Pakistan has a good natural environment, a good atmosphere. तो ये क्या है? ये लिंक्ड है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए पहाड़ों में बहुत महंगी महंगी धातें मौजूद हैं। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल से माला माल है। ये क्या है? ये लिंक्ड है। जब आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक्ड होगा तो वो होगा कि आपके पैराग्राफ में और फिर आपके ओवरऑल आपके ऐसे में ये आंसर होना चाहिए। आपका जो एक आप कह लें कि मेन हेडिंग जो है वो कहीं जा रही हो, उसकी सब हेडिंग एक कहीं जा रही हो, उसकी दूसरी कहीं जा रही हो, यानी कि ये नहीं। आपकी एक तस्बीह के दानों की तरह आप कैसे होना चाहिए। जिस तरह तस्बीह के दाने कनेक्टेड होते हैं, इस तरह आपके ऐसे में आपकी चीजें फैक्ट्स इंसिडेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। जो वो कनेक्शन होगा आपके सेंटेंसेस में, आपकी बातों में, वो होगा कोहेजन। कोहेजन कोहेरेंस होता है ओवरऑल आपकी बात। ठीक है, ये जो मैंने लाइनें जो हाईलाइटेड है आपके सामने पर्पल कलर में, ये आपके सामने जो हाईलाइटेड है लाइंस, इसमें आपने खूब देखा कि कनेक्शन तो है सेंटेंसेस में, विदाउट कनेक्शन नहीं है ये सेंटेंस। कनेक्शन है इनमें, कोहेजन है इनमें, यानी कि लिंक तो है इनमें। लेकिन बात यह है कि एक जो मनका है तस्बीह का, उसका साइज है जनाब तकरीबन आधा किलो। दूसरे मनके का साइज है जनाब बिल्कुल एक छिटाक है। और तीसरे मनके का साइज 5 किलो है। एक का रंग काला है, एक पत्थर का है, दूसरा शीशे का है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए। यानी उनमें कनेक्शन तो है कि उनमें धागा एक ही है। चलो उनका साइज मुख्तलिफ है, उनकी नेचर मुख्तलिफ है, लेकिन धागा तो उनमें एक ही है ना। कनेक्शन तो उनमें पाया जाता है। तो वो जो धागा है या जो उनमें कनेक्शन है वो है कोहेजन। कोहेरेंस ये है कि आपकी तस्बीह में दाने सारे एक जैसे होने चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि आपकी तस्बीह बादियो नजर में एक ही नजर आए कि इस तस्बीह में सारे मनके जो हैं वो इसके सारे दाने एक ही नेचर के हैं, एक ही साइज के हैं, एक ही किस्म के हैं। ओवरऑल उसकी जो आउटलुक है आपकी तस्बीह की वो एक ही नजर आनी चाहिए। तो ये तो देखें धागा तो इनमें एक है, लेकिन आपको ये इसकी आउटलुक आपको एक लग रही है कि एवरी ईयर हैज 12 मंथ, एवरी मंथ आई स्लीप, ईट एंड ड्रिंक, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर नेसेसरी फॉर लाइफ, आई ऑफन ईट मीट एंड वेजिटेबल्स। आपको कुछ पता चल रहा है कि ये किस किस्म की बात करने जा रहा है बंदा? आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा। आपको नहीं पता चल रहा कि वो सोलर सिस्टम की बात कर रहा है, वो ईयर्स की पीरियड्स की बात कर रहा है, मंथ की बात कर रहा है, स्लीपिंग की बात कर रहा है, ईटिंग की कर रहा है, वेजिटेबल और मीट की इंग्रेडिएंट्स बता रहा है, प्रोटीन और विटामिन की। कुछ भी समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या कर रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक जो है आपकी इन लाइंस की, उससे हम कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसमें क्या है? इसमें कोहेरेंस नहीं है। अगर हम इन लाइन से एक नतीजा अखज़ कर लेते तो क्या हम कह सकते थे कि इसमें कोहेरेंस भी है और कोहेजन भी है। यानी कोहेजन क्या है? इनमें धागा एक ही है, इनमें लिंक बहुत ज़बरदस्त है और इसका एक ओवरऑल मतलब भी हमें क्लियर हो रहा है। तो सिंपल वर्डिंग में कोहेजन होती है आपके सेंटेंस टू सेंटेंस लिंक होना आपका सेंटेंस का आपस में। ठीक है, एक सेंटेंस आपने किया है तो दूसरे सेंटेंस पिछले के साथ लिंक्ड हो, ये होती है कोहेजन। कोहेरेंस ये होती है कि आपने 5 सेंटेंस लिखे हैं, 6 लिखे हैं, उनका ओवरऑल आपका एक मतलब बनना चाहिए उनका। मसलन ये जो पैराग्राफ आपने देखा था ऊपर, आप कह सकते हैं कि ये आपने जो पैराग्राफ देखा है कि पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, दीज चैलेंजेस आर इंपीडिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है? सेंटेंसेस लिंक्ड है ना आपस में। व्हाइल पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी इश्यूज क्लाइमेट चेंज इज वेरियस ऑफ देम, लिंक है ना आपस में सेंटेंसेस सारे। तो इनका अगर आप पूरा पैराग्राफ को पढ़ें तो इनका एक मतलब भी आपके ज़हन में आएगा। मतलब क्या ज़हन में आएगा आपको? मतलब आएगा चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपके ज़हन में आएंगे क्लाइमेट के चैलेंज। ये मतलब आपने अखज़ किया। तो आपने मतलब अखज़ जो किया है, इसका मतलब यह है कि इस पैराग्राफ में कोहेरेंस है।
तो अगर आपने जब सेंटेंसेस को लिंक्ड देखा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये पैराग्राफ है, इसमें कोहेजन का एलिमेंट भी है और कोहेरेंस का भी है। बात की समझ आ गई? यानी आपके ऐसे में कोहेजन का एलिमेंट भी होना चाहिए, कोहेरेंस का एलिमेंट भी होना चाहिए। अगर आपके ऐसे में कोहेजन या कोहेरेंस का एलिमेंट नहीं है तो वो ऐसे भी फेल होगा, आपका पास नहीं हो सकता। यू मस्ट स्टडी अपॉन फॉलोइंग टॉपिक्स फॉर श्योर सक्सेस, यानी कि इन टॉपिक्स पर आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। वर्क का मतलब यह है कि इन टॉपिक्स की डायमेंशन कवर करें, इन पर रिसर्च करें। डिफेंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोले ना, उससे आपको मटेरियल मिल सकता है। मार्गला पेपर आपको करंट अफेयर के मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, अखबार आपको देती है। उसके बाद बेशतर चीज़ें और भी हैं, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें हिस्ट्री पाकिस्तान पर, और वो बुक्स पढ़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, आपकी इंग्लिश भी मजबूत करें, आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, वो बुक्स पढ़ें। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश किया है, यही रूल होते हैं। उसके बाद ये देखें, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इस लेक्चर को आप बार बार सुन सकते हैं, अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा ऐसे का पार्ट। हाँ, उसके बाद जो आपके आउटलाइन के वर्ड्स होते हैं वो आपके ऐसे में शामिल नहीं होते। आपका जो ऐसे स्टार्ट होना है यहाँ से शुरू होना है, ठीक है। तो जो आप यहाँ से शुरू करेंगे ना वो आपके काउंट होंगे। 2500 से 3000 वर्ड तक आपने ऐसे लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई, मैंने कोशिश तो पूरी की है इसको कवर अप करने की, तो एक ही लेक्चर में मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने का मौका मिला और आपको बहुत कुछ बताने का मौका मिला। इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर कोट किया है। वैसे टॉपिक के ऊपर वाटर क्राइसिस इंटरनेशनल यूनिटी आपको नजर आ रहा है, तो ये थीसिस स्टेटमेंट तो क्लाइमेट चेंज पर है। मैंने ये आपको एग्जांपल दिया सिर्फ समझाने के लिए कि आप थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के नीचे इस तरह लिखेंगे, आउटलाइन में भी लिख सकते हैं और लिखनी चाहिए आपको, अच्छी बात है, लिखनी चाहिए। तो दूसरी बात इसमें यह है कि डियर स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक जो है ऐसे का, उसको समझना कि उसमें असल उसने पूछा क्या है। मैं ये समझता हूं कि सबसे की पॉइंट ये है ऐसे लिखने का। अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड ही गलत किया तो फिर यकीनन आप अल्टीमेटली फेलुअर रिजल्ट ही होगा आपका फिर। तो मैं तो कभी भी ये नहीं कहता कि आप फेल हूं, आप कामयाब हूं, अल्लाह करे। तो इसमें टॉपिक को समझने की कोशिश करें। पहले टॉपिक है क्या, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी की पसंद बात है, या क्लाइमेट चेंज इज इम्पीडिंग द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। कोई भी टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करें कि उसमें असल में वो पूछना क्या चाहता है, उसमें वो किन किन सफेयर्स पर हमसे बात पूछना चाहता है, वो कौन कौन से सफेयर हो सकते हैं जिन पर वो हमसे पूछना चाहता है। तो ये जो आपने जो आप आउटलाइन लिखते हैं, ड्रा करते हैं, ये भी एक आर्ट है कि आपके जहन में ये भी क्वेश्चन बिल्कुल होगा कि ये इतनी आउटलाइन हम कैसे लिखेंगे, फिर उनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जब एक टॉपिक आएगा उस पर आपने ये थीसिस स्टेटमेंट बनानी कैसे है, मैंने आपको बहुत वजाहत से बता दिया। ये आप थीसिस स्टेटमेंट आप बना लेंगे, फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि आपने सोचना है। ये होती है चीज प्रैक्टिस से। आप सबका पेपर्स के टॉपिक्स को देखें, उन पर ऐसे लिखें। उन पर जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा कि ये ऐसे है, ये सफेयर इसमें डिस्कस करने हैं, और इन सफेयर में आप ये मेन हेडिंग बनाकर उसके नीचे ये सब हेडिंग लिखनी चाहिए आपको, आप लिख सकते हैं। देखें जी, ये है जी मतलब टॉपिक कि कोरिलेशन बिटवीन वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली? इंट्रोडक्शन में तो जब हम आउटलाइन लिख लेंगे तो इंट्रोडक्शन तो हमारा थीसिस स्टेटमेंट भी हमने लिख ली, इंट्रोडक्शन भी हमने लिख लिया, तो थीसिस स्टेटमेंट भी लिख ली, आउटलाइन भी लिख ली। इंट्रोडक्शन तो अब कोई मुश्किल नहीं रहा ना। तो इंट्रोडक्शन तो अटेंशन ग्रैबर से हमने शुरू करना है, फिर हम आउटलाइन को हमने उसको उसमें डिस्कस कर देना है, फिर उसके बाद हमने थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी। इंट्रोडक्शन तो हमारा ये लिखा लिखाया हो गया। जब हमने आउटलाइन थीसिस स्टेटमेंट लिख ली, इंट्रोडक्शन तो हमारा लिखा जा चुका है और कंक्लूजन भी लिखा जा चुका है। ये दोनों पैराग्राफ हमारे लिखे जा चुके हैं। जब हमने आउटलाइन लिख ली और थीसिस स्टेटमेंट जब हमने बना ली, टॉपिक को समझ लिया, तो ये दोनों पैराग्राफ तो हमारे लिखे जा चुके हैं। इन पर कोई मसला फिर नहीं रहता स्टूडेंट्स को मसला आता है बीच में कि ओवरव्यू में क्या है। ओवरव्यू में आपने सिंपल ये बताना होता है कि टॉपिक को आपने समझा क्या है, टॉपिक है क्या।
फिर देखें कि वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, ये है टॉपिक का नाम। तो यकीनन ये तो क्वेश्चन जाता होगा कि क्राइसिस है क्या, क्राइसिस पैदा कैसे हुआ। ठीक है कि ये फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुआ। सिचुएशन ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान, नेशनल यूनिटी की सिचुएशन क्या है, फिर उसको अब यानी इस टॉपिक के दो पहलू हैं, एक वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस, दूसरा नेशनल यूनिटी। आप इन दोनों को डिस्कस करने के बाद फिर इनका आपस में रिलेशन बताएंगे। सिचुएशन ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान, व्हाट इज वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये इनको दोनों को हमने डिस्कस किया सब हेडिंग में। फिर सब हेडिंग तो ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आपने सब अपनी हेडिंग को किस तरह आपके पास मटेरियल क्या आप उस अपनी हेडिंग को सपोर्ट करें विद सब हेडिंग्स। ये प्रैक्टिस से चीज आएगी, ये चीज आपकी कंप्रीहेंशन से आएगी, इस अंडरस्टैंडिंग से आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपके पास इल्म होगा, जितना आपके पास नॉलेज होगा, तो ये चीज आप कर सकते हैं। जो कुछ वो पूछना चाहता है उसकी मेन हेडिंग बनाकर उसको सब हेडिंग आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, उस इशू को, कोई इशू नहीं है। ये बस प्रैक्टिस से आपको चीज आएगी, कोई तवीज नहीं है जिसके गले में बांधकर आप ये समझ लें कि मैं ऐसे कर लूंगा, कोई तवीज नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना होगी, इस पर प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें। उसके बाद यानी देखें ये सारी हाउ वाटर क्राइसिस इंपैक्ट नेशनल यूनिटी। अब हम डायरेक्ट जो है ना वो टॉपिक पर एड कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान, ये है टॉपिक। हमने पहले वाटर क्राइसिस को डिस्कस किया, फिर नेशनल यूनिटी को डिस्कस किया विद सब हेडिंग्स पैराग्राफ के साथ। उसके बाद हमने वाटर क्राइसिस इंपैक्ट कैसे करा है उसको डिस्कस किया। उसके बाद छठा करेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हमारी सजेशन इसमें ये है, मेरी जाती सजेशन ये है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू या इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू। ये इस किस्म के वी, आई, मई, आवर, आस, इस किस्म के प्रोनाउंस आप इस्तेमाल नहीं करते ऐसे में, आपको नहीं करने चाहिए। वैसे वे फॉरवर्ड की में आपकी राय होती है, लेकिन आप ये नहीं लिखते जो आपने ऊपर लिखा है वो किसकी राय है भाई, वो भी आपकी राय है ना। इसमें ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि इन माई ओपिनियन, इन माई वर्ड्स, इस किस्म के वर्ड्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये वे फॉरवर्ड यानी कि आप लिखेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कंपनसेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग वाटर चैनल होनी चाहिए, रिड्यूस वाटर इंटेंसिव प्लांट्स होने चाहिए। मतलब एक सफेदे का दरख्त है, जितना सफेदे का दरख्त पानी पीता है ना अंडरग्राउंड वाटर, तो मैं समझता हूँ कि शायद इतना कोई दरख्त भी नहीं पीता। तो इस किस्म के यानी कि आपके पास फैक्ट्स होंगे तो आप लिख सकेंगे ना, फैक्ट्स का होना भी जरूरी है, आपके पास नॉलेज का होना भी जरूरी है। आप कम अज कम इम्तिहान देने से पहले 12-13 ऐसे की प्रैक्टिस करके आएँ, उसके किसी अच्छे टीचर को चेक करवाएं। उसके बाद आपकी गलतियां जो होंगी उनको नोट करें, फिर अल्लाह पर छोड़ें और यकीन करें। बस जो बिलीफ है, जो यकीन होता है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है इस स्ट्रक्चर में या ऐसे के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डियर स्टूडेंट्स। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।